स्वागत है दोस्तों जेएस नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी में छुपा है रोमांच, हंसी के ठहाके और थोड़ी सी थ्रिल। तो तैयार हो जाए, क्योंकि अब शुरू होने वाला है एक नया किस्सा जो आपको ले जाएगा हंसी और रोमांच से भरी इस दुनिया में। उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, फिर भी हवेली के भीतर मौजूद हर किसी के कानों तक साफ पहुंची। कला केसरी अकादमी के प्रधान को देखकर हवेली के भीतर सभी के चेहरे हल्के से बदल गए, खासकर जब उन्होंने उनके बगल में सौंग की युमो को देखा। वे अकादमी के इस संरक्षक दैत्यराज से अपरिचित नहीं थे। चतुर्भुज क्षेत्र के दो शक्तिशाली व्यक्ति अप्रत्याशित रूप से एक ही समय पर आए थे। सौंग यूफेंग, तुम संरक्षक दैत्यराज को यहाँ क्यों लाए हो? तुम्हारा उद्देश्य क्या है? वृद्ध सुरेखा ने ध्यानपूर्वक देखते हुए पूछा। सौंग यूफेंग हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मैंने सुना है कि रणवीर हवेली के युवा स्वामी वीर में अद्वितीय प्रतिभा है। मैं विशेष रूप से खुद देखना चाहता था और भेंट करने आया हूँ। आशा है कि आप इसकी अनुमति देंगी। ये शब्द सुनकर विभिन्न आंगन की महिलाओं के चेहरे हल्के से बदल गए, कुछ तो स्तब्ध भी थीं। उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि ये दोनों भी वीर के लिए ही यहाँ आए थे। हालांकि वीर के कला केसरी अकादमी में पहले के प्रशिक्षण के बारे में सोचते हुए वे जल्दी ही समझ गईं। पर बच्चे को अकादमी में गए हुए कितना समय ही हुआ था कि उसने अपने प्रधान से ऐसा सम्मान प्राप्त कर लिया। आखिरकार कला केसरी अकादमी शक्तिनगर में वर्षों से थी और रणवीर हवेली के साथ उसका संबंध हमेशा सौहार्दपूर्ण रहा था, पर घनिष्ठ नहीं। ऐसे आपसी संबंध दोनों पक्षों के लिए काफी फायदेमंद थे, पर अब वीर के खातिर दूसरे पक्ष ने इस संतुलित रिश्ते को बिगाड़ दिया था। क्या ये बच्चे की प्रतिभा के कारण था? देखने वालों ने मन ही मन सोचा। वीर हाल ही में विश्राम कर रहा है। यदि आप दोनों उससे मिलना चाहते हैं तो आप निश्चित रूप से मिल सकते हैं, उसने कहा। सुरेखा मूल रूप से कहना चाहती थी कि वीर चोटों से उबर रहा है, लेकिन सार्वजनिक माहौल को देखते हुए चोटों का उल्लेख करने से अनिवार्य रूप से उस लड़ाई पर अटकलें लगेंगी जिसने रणवीर हवेली को शर्मिंदा किया था। वृद्धा के शब्द सुनकर सौंग यूफेंग को थोड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कुछ मनावन की उम्मीद की थी, फिर भी यह अप्रत्याशित रूप से आसान हो गया था। उसने तुरंत उनका धन्यवाद किया और हवेली में प्रवेश करने ही वाला था कि अचानक भीतर से एक हल्की सी हलचल हुई। महिलाओं ने सिर घुमाकर देखा तो एक युवा आकृति उनकी ओर चली आ रही थी। युवक खाली हाथ था और उसकी बाहरी पोशाक के कॉलर पर छाती के पास अभी भी खून का हल्का सा निशान दिख रहा था। उसके पैरों के पास एक परिचित सफेद फर वाला लोमड़ी था। वीर। जब सुरेखा मुड़ी और वीर को देखा तो उसकी आंखों में जटिलता और दुख का मिश्रण था। एक उसका प्यारा बेटा था और दूसरा उसका पोता, जिससे वह हाल ही में मिली थी पर जिसे वह काफी पसंद करने लगी थी। इससे उसका दिल दुख रहा था। तुम क्यों आए हो? उसने धीरे और प्यार से पूछा। वीर ने अपनी दादी की ओर देखा और उस दयालु और कोमल दृष्टि का सामना करते हुए उसने मन ही मनाह भरी और फिर शांति से कहा, दादी, मैं आपको विदा कहने आया हूँ। इन शब्दों पर सुरेखा तुरंत स्तब्ध रह गई और अन्य महिलाएं भी विस्मय से देखने लगीं। रानी रुक्मिणी की आंखों में एक हल्की सी चमक आए और वह वीर को घूरने लगी। मैं जा रहा हूँ और आज के बाद मैं वापस नहीं आऊंगा, वीर ने अपनी दादी को हल्का सा झुककर प्रणाम करते हुए कहा। वीर, तुम ली परिवार को छोड़ना चाहते हो? सुरेखा चौंक गई, उसकी आंखें आश्चर्य से फैली हुई थीं। वीर ने सिर हिलाया, उसकी नजरें अन्य महिलाओं पर घूम गईं। जब उसने रानी रुक्मिणी को देखा तो उसकी आंखों में एक गहरी हत्या की भावना कौंधी, पर उसे तुरंत दबा दिया गया। वह जानता था कि अब उस पर हमला करना शायद मुश्किल होगा और इससे वह खुद को और भी बड़े खतरे में डाल देगा। उसकी शक्ति अभी पर्याप्त नहीं थी, उसे इसे जमा करने के लिए और समय चाहिए था। वीर। उसी क्षण वृद्ध मुखिया अभिनव, रिया, वरुण और अन्य भी जल्दी से वहां पहुंचे। अभिनव ने तुरंत कहा, वीर, उतावला मत हो। अपने मन की बात कहो, मैं तुम्हारे लिए फैसला करूंगा। ये कहते ही उसने रानी रुक्मिणी को देखा और उसका भाव तुरंत ठंडा हो गया और उसने तेजी से कहा, तुम यहाँ मुंह दिखाने की हिम्मत कैसे करती हो? तुरंत वीर से माफी मांगो। रानी रुक्मिणी का चेहरा हल्का सा बदला और एक दुखी भाव के साथ उसने कहा, चाचा जी, दंड मंत्रालय ने अभी तक मामले की जांच नहीं की है। आप मुझे फिर से गलत नहीं ठहरा सकते। तुम। अभिनव गुस्से से दांत पीस रहा था, उसके हाथ की नसें फूल गई थीं। वीर ने हालांकि शांति से कहा, दूसरे चाचा, क्रोधित होने की आवश्यकता नहीं है। अभिनव एक पल के लिए स्तब्ध रह गया, उसकी ओर देख रहा था। वीर बस हल्का सा मुस्कुराया, बिना किसी कठोर शब्द के। माफी, पश्चाताप, कुछ चीजें महज माफी से हल होने वाली नहीं थीं। केवल खून और जीवन ही एक याद को उकेर सकते थे, अपनी बेचैनी को शांत कर सकते थे। बड़ी चाची, नौवीं चाची। वीर की नजरें सब पर घूमी और एक बार फिर उसने झुककर प्रणाम किया। पिछले दिनों की देखभाल के लिए मैं आपका पर्याप्त धन्यवाद नहीं कर सकता। आज मैं विदा लेता हूँ, भविष्य में फिर मिलेंगे। हीरा रानी और जियांग जियान एर के भाव बदल गए। हीरा रानी ने कहा, वीर, उतावले मत हो। तुम्हारे पिता का मिजाज थोड़ा गर्म है, लेकिन आखिरकार तुम पिता और पुत्र हो। इन शब्दों पर वीर का मुंह हल्का सा सिकुड़ गया। फिर से यही बात क्यों? उसने बिना कुछ कहे सिर हिलाया, बस अचानक कुछ महसूस किया और ऊपर देखा तो आसमान से एक हंस के पंख जैसा बर्फ का टुकड़ा गिर रहा था। देर से पतझड़ बीत चुका था और यह शुरुआती सर्दी की पहली बर्फ थोड़ी जल्दी लग रही थी। उसने अपनी नजर बादलों से भरे आसमान से हटाई और अपने सामने की सीढ़ियों पर केंद्रित की, फिर वह बिना किसी और शब्द या रुकावट के आगे बढ़ा। वीर। वरुण खुद को पुकारने से नहीं रोक सका, उसकी आंखें नम और लाल हो गईं, उसकी नाक तेजी से खट्टी हो रही थी।
वीर की आकृति हल्की सी रुकी, पर वह पीछे नहीं मुड़ा। वह पहले ही अपनी पिछली सलाह कह चुका था। रिया स्तब्ध थी। मूल रूप से उसने सोचा था कि पहाड़ से उतरने और वीर के साथ सच्चे अजगर को पकड़ने के बाद वह अलविदा कह देगी, पर इन चौंकाने वाले बदलावों से गुजरने की उसने कभी उम्मीद नहीं की थी। अचानक वीर के सामने एक ऊंची आकृति प्रकट हुई, जो उसे एक काले बादल की तरह घेरकर उसका दृश्य बाधित कर रही थी। तुम जाना चाहते हो? कहाँ जाओगे? वरुण का चेहरा ठंडा और बर्फीला था जब उसने बोला, कहाँ जाएगा? वीर ने इस सवाल पर गंभीरता से विचार किया, एक पल के लिए विचार में खो गया। वास्तव में, कहाँ? पर जल्द ही उसने अपने विचार इकट्ठे किए और मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दुनिया विशाल है और मैं बस एक राहगीर हूँ, जहाँ मैं भटकता हूँ वहीं अपना घर बना सकता हूँ। वरुण गुस्से से भड़क गया, चिल्लाया, हास्यास्पद। तुम ली परिवार से पैदा हुए हो और मरकर भी तुम ली परिवार के भूत रहोगे। मैं अब ली उपनाम धारण नहीं करता। वीर ने ठंडे स्वर में दोहराया। वरुण ने सर्द आवाज में कहा, तो तुम कौन सा उपनाम लेना चाहते हो? ये सुनकर वीर एक पल के लिए सोच में पड़ गया। हाँ, अगर ली उपनाम नहीं तो उसका अपना उपनाम क्या होगा? इससे भी महत्वपूर्ण बात, अपने पिछले जीवन में भी उसने ली उपनाम ही धारण किया था। वह दिल जो अब तक शांत था, अचानक उसमें कड़वाहट की एक लहर महसूस हुई। अपने पिछले जीवन में उसके माता पिता जल्दी ही मर गए थे। उसने उम्मीद नहीं की थी कि पुनर्जन्म के माध्यम से गुजरने के बाद उसका अपना उपनाम भी संरक्षित नहीं रहेगा। हालांकि वह एक प्रतिष्ठित परिवार में पैदा हुआ था, वह इस तरह की दुर्दशा में समाप्त हुआ, वास्तव में हास्यास्पद। उसने एक गहरी सांस ली और ठंडी, बर्फीली हवा उसके फेफड़ों को भर गई, जिसने अजीब तरह से उसे कुछ आराम दिया। उसने अपनी मानसिक शांति फिर से हासिल की और कहा, मैं कौन सा उपनाम लेता हूं, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं है। किसी भी मामले में मैं अब ली उपनाम धारण नहीं करूंगा। अब से मेरा ली परिवार से कोई लेना देना नहीं है। क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा कहने से तुम ली परिवार से अपना नाता तोड़ सकते हो? वरुण की निगाहें रोष से जल रही थीं जब उसने कहा, ली परिवार ने तुम्हें इतने साल पाला पोसा है और तुम बस यूं ही चले जाना चाहते हो। वीर ने थोड़ा ऊपर देखा, उससे आंखें मिलाईं, तो तुम क्या सुझाव देते हो? तुम जाना चाहते हो, ठीक है, पर जो कुछ भी तुम पर ली परिवार का कर्ज है वह सब चुका दो। वरुण ने गुस्से से कहा। वीर ने कठोर स्वर में कहा, और तुम कैसे सुझाव देते हो कि मैं ये करूं? तुम हमें कैसे चुकाओगे? तुम ऐसे बोलते हो जैसे ये सरल है। ली परिवार की जिन अभ्यास तकनीकों को तुमने सीखा है उसे तुम कैसे चुकाओगे? जिन कीमती दवाइयों ने तुम्हारी बुनियाद की स्थापना के लिए तुम्हारे खून को पिघलाया है वे उपभोग हो चुकी हैं, उसे तुम कैसे चुकाओगे? जो खून तुम्हारे भीतर बह रहा है उसे तुम कैसे चुकाओगे? वरुण ने कोल्डली एक एक शब्द पर जोर देते हुए मान की। वीर एक पल के लिए मौन रहा, फिर बोला, मैं अभ्यास तकनीकों का उपयोग करने से परहेज कर सकता हूँ। मैंने जितने खंडों का अभ्यास किया है उतने ही खंड मैं वर्षा श्रावण मीनार को दान कर दूंगा। बुनियाद की स्थापना के लिए कीमती दवाइयां मैं भविष्य में तुम्हें चुकाने का रास्ता खोजूंगा। उस महान दैत्य के खून का सार जिसे तुमने मारा है, मैं वह भी तुम्हें चुका दूंगा। जहां तक इस शरीर के खून का सवाल है, वीर ने सीधे उसकी ओर देखा, मैंने पहले ही कहा है, तुम्हारा बेटा बहुत पहले मर चुका है। जो जीवन मेरे पास अब है वह मेरा अपना है। अब जब वह स्वर्गीय मानव क्षेत्र में प्रवेश कर चुका था, अपना मार्ग प्रशस्त कर चुका था और अपनी अभ्यास तकनीकों का निर्माण कर सकता था, तो भले ही वह दूसरी तकनीकों का उपयोग न करे, उस पर इसका असर महत्वपूर्ण नहीं होगा। वरुण गुस्से से भरा हुआ तिरस्कारपूर्वक हंसा और बोला, बहुत अच्छा। तुम स्वर्गीय मानव क्षेत्र में पहुंच गए हो और तुम्हें पंख लग गए हैं। मैं अभ्यास तकनीकों की बात अभी नहीं करूंगा। 3000 साल पुराना एक महान दैत्य, तुम उसे कैसे मारोगे? क्या तुम्हें एहसास भी है कि 3000 साल पुराना एक महान दैत्य किस क्षेत्र में होता है? वह कम से कम अमर क्षेत्र के मध्य चरण में होता है, यदि शिखर पर नहीं तो। क्या तुम्हें लगता है कि सिर्फ इसलिए कि तुम स्वर्गीय मानव क्षेत्र में प्रवेश कर चुके हो, तुम्हें भविष्य में अमर बनने की गारंटी है? वरुण के चेहरे पर उपहास भरी मुस्कान थी। स्वर्गीय मानव क्षेत्र के बाद हर कदम एक दहलीज है। तुम्हारी प्रतिभा कितनी भी असाधारण क्यों न हो, ये 100% निश्चित नहीं है कि तुम एक बेजोड़ शक्ति बनोगे। एक समय में एक विलक्षण प्रतिभा थी जिसने 19 साल की उम्र में महागुरु क्षेत्र में प्रवेश किया था। 100 साल बाद वह अभी अभी अमर क्षेत्र में कदम रखा। तुम देर करना चाहते हो, पर मैं इंतजार नहीं कर सकता। वीर की आंखों में एक ठंडक कौंधी। तो मुझे बताओ, तुम चाहते हो कि मैं इसे कैसे चुकाऊं? जैसे ही वरुण ने उसकी आंखों में देखा, उसका दिल और भी अधिक क्रोध से भर गया और उसने कहा, अगर तुम चुकाना चाहते हो, ठीक है, मैं तुम्हें 3 साल देता हूं। 3 साल में तुम्हारे द्वारा सीखे गए हर खंड को एक नए खंड से बदल दो। 3 साल के भीतर मेरे लिए एक 3000 साल पुराने महान दैत्य का सिर वापस लाओ। जहां तक तुम्हारे भीतरली परिवार के खून और प्रतिभाओं का संबंध है, तुम उन्हें बर्बाद मत करना। स्वर्ग द्वार दर्रे पर जाओ, पद संभालो और कुल के लिए उसकी रक्षा करो। मैं तुमसे ज्यादा देर तक उसे संभालने की उम्मीद नहीं करता, बस 3 साल तक उसकी रक्षा करो और मैं तुम्हारे कर्ज को चुका हुआ मानूंगा। वरुण, क्या तुम सचमुच पागल हो गए हो? अभिनव ने झटके और गुस्से में कहा, क्या तुम्हें एहसास है कि तुम क्या सुझाव दे रहे हो? क्या तुम संतुष्ट होने से पहले अपने बेटे को मारना चाहते हो? दूसरों ने भी बेचैनी के संकेत दिखाए। ये शर्त बहुत कठोर लग रही थी। अन्य शर्तों पर शायद बातचीत की जा सकती थी, पर स्वर्ग द्वार दर्रे की रक्षा करना बहुत मुश्किल था।
वह ली परिवार द्वारा बचाव किए जाने वाले सबसे खतरनाक स्थानों में से एक है। महान आर्यावर्त साम्राज्य की सीमाओं में गहरा स्थित यह एक कांटे की तरह बाहर निकलता है, जो दोनों तरफ से दैत्यों की भूमि से घिरा है और हजारों मील आगे महान वन प्रदेश स्वर्ग है। इसके अलावा पास में दैत्य के अधीन एक सामंती राज्य है, जो हालांकि वह महान आर्यावर्त साम्राज्य को वार्षिक श्रद्धांजलि देता है और वफादारी का दिखावा करता है, लंबे समय से दैत्यों के साथ मिलकर स्वर्गद्वार दर्रे पर हमला करने की साजिश कर रहा है। हालांकि ऐसी साजिशों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं मिला है। भले ही अतीत में सबूत मिले हों, सामंती राज्य ने हमेशा बलि के बकरों पर दोष डाल दिया है। इन वर्षों में ली परिवार के अनगिनत सैनिक स्वर्गद्वार दर्रे की रक्षा करते हुए मर गए हैं। यहां तक कि वहां चतुर्भुज क्षेत्र में किसी को तैनात करने पर भी ये केवल दमन के लिए ही पर्याप्त था। उस स्थान पर हताहतों की दर बहुत अधिक है। अतीत में ली परिवार के तीसरे और छठे बेटे दोनों ने उस स्थान की रक्षा की और उसी मिट्टी में दफन हो गए। अब वे युवा वीर को वहां भेजना चाहते हैं। भले ही वह स्वर्गीय मानव क्षेत्र में हो, उस जगह पर वह महज एक मुट्ठी भर पीली मिट्टी होगा। हालांकि वे सभी देख सकते थे कि वरुण के शब्द महज वीर को रोकने, उसे जाने न देने का एक प्रयास थे। अपने सामने के क्रोधित चेहरे को देखते हुए वीर ने दूसरे की ओर गहरी, कठोर नजर डाली और सिर हिलाया। कोई बात नहीं। वरुण का भाव बदल गया। आश्चर्य हुआ कि वीर वास्तव में सहमत होने की हिम्मत कर रहा था। वह शुद्ध गुस्से में हंसना चाहता था और कहा, बहुत अच्छा, सचमुच अज्ञानी और निडर। क्या तुम जानते भी हो कि स्वर्गद्वार दर्रा क्या है? 3 साल। मैं वास्तव में देखना चाहता हूं कि क्या तुम 3 साल तक जिंदा रह सकते हो, और यदि तुम रहते भी हो तो 3 साल बाद तुम्हारी हालत क्या होगी? उसने ठहाका लगाया, जारी रखा, मैं स्वर्गद्वार दर्रे से ली परिवार की सभी ताकतों को वापस ले लूंगा और मैं तुम्हें सुदृढ़ करने के लिए एक भी सैनिक नहीं भेजूंगा। तुम ली परिवार को पीछे छोड़ना चाहते हो तो खुद ही जिंदा रहने की कोशिश करो। चलो देखते हैं कि ली परिवार के बिना, इतने सारे सैनिकों के संरक्षण के बिना तुम क्या अंतर ला सकते हो। तुम्हारा आराम, तुम्हारा अहंकार सब अनगिनत दूसरों के खून से खरीदा गया था। जब समय आएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि तुम्हारी प्रतिभा और क्षमताएं लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र के सामने बेकार हैं। ये शब्द सुनकर अभिनव पूरी तरह से क्रोधित हो गया और कहा, अगर तुम वीर को मारना ही चाहते हो तो सीधे कहो, इस तरह क्यों कर रहे हो? अगर वीर वहां जाता है तो मैं उसके साथ जाऊंगा। चाचा जी, वरुण का रंग बदल गया, गुस्से से कहा, एक बड़े के रूप में मैंने आपको बार बार सहन किया है। मुझे उम्मीद है कि आप समझेंगे कि यह हमारे परिवार का आंतरिक मामला है। वीर को आप कब तक इतना लाड़ प्यार देंगे? अगर आप फिर से हस्तक्षेप करते हैं तो मुझे सच्चे अजगर के नाम पर आपको वर्षा श्रावण मीनार में कैद करने के लिए दोष मत देना। ये शब्द सुनकर अभिनव की आंखें गुस्से से फूल गईं और उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। तुम मुझे कैद करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम इसी तरह ली परिवार को चलाते हो? इस क्षण वीर मौन हो गया। स्वर्गद्वार दर्रे के मामलों के बारे में मैंने दूसरे स्वामी से भी सुना था। जब भी इसका उल्लेख होता था तो आहें निकलने लगती थीं। ये वह सबसे खतरनाक जगह थी जिसकी ली परिवार दैत्य के लिए रक्षा करता था। हालांकि दूसरे स्वामी के अनुसार हाल के वर्षों में वहां ली परिवार के बच्चों के हताहतों की संख्या, मो नदी का त्वरित विस्तार, बाहरी उथल पुथल और इसी तरह ऐसा लग रहा था कि सम्राट यू पहले से ही उस जगह को छोड़ने पर विचार कर रहा था, रक्षा के लिए सैनिकों को वापस लेने के लिए। ये खबर मेरी आंखों के सामने वरुण को भी सबसे अधिक पता होगी, इसलिए ही उसने ली परिवार के सैनिकों को वापस लेने की बात कहने की हिम्मत की। भले ही वह उसे न संभाल सके और उसे छोड़ना पड़े, ली परिवार को ज्यादा से ज्यादा कुछ डांट और सजा भुगतनी पड़ेगी, पर गंभीर सजा का सामना नहीं करना पड़ेगा। आखिरकार सम्राट यू पहले से ही वह इरादा रखता था। वीर को चुप देखकर वरुण खुद को उपहास करने से नहीं रोक सका। क्या तुम्हारी बस इतनी ही रीढ़ की हड्डी है? वीर ने उसकी ओर देखा और अचानक एक आवाज उसके कान तक पहुंची, जिससे उसके भाव में हल्का सा बदलाव आया। एक पल के मौन के बाद उसने धीरे से कहा, ठीक है, तुमने कहा 3 साल, मैं ली परिवार के लिए 3 साल तक रक्षा करूंगा। 3 साल बाद जो कुछ भी मैंने खाया, पिया, इस्तेमाल किया, जिसमें मेरे शरीर में बहने वाला खून भी शामिल है, हम बराबर हो जाएंगे। वीर को सहमत होते देखकर अभिनव ने जल्दी से कहा, वीर, तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें उन वर्षों के भोजन और पेय के लिए अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। वीर के होंठ हल्के से सिकुड़ गए। हाँ, उसे अपनी जान से क्यों चुकाना चाहिए? कौन उम्मीद कर सकता था कि अतीत की छोटी सी दया को 1000, 10,000 गुना चुकाना पड़ेगा? बस यही था कि अंदर ही अंदर वह पूरी तरह से थका हुआ था और एक भी बंधन से बंधना नहीं चाहता था। तुम जानवर, तुम सचमुच सहमत होने की हिम्मत करते हो? वरुण ने गुस्से से कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रहे हो? तुम किस चीज से उसकी रक्षा करोगे? अपने स्वर्गीय मानव क्षेत्र के अभ्यास स्तर से। तुम स्वर्गद्वार दर्रे में कदम रखने से पहले ही मर सकते हो। वीर ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, मैं यहां मरने के बजाय वहां मरना पसंद करूंगा। वरुण गुस्से से गला रुंध गया, एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मैं पहले ही सहमत हो चुका हूं, इसलिए हट जाओ। वीर ने और शब्द बर्बाद नहीं किए और ठंडे स्वर में कहा। वरुण अपनी जगह पर जम गया, एक पल के लिए हक्का बक्का रह गया। लेकिन वीर बस उसे पार करके आगे बढ़ गया और फिर भीड़ के आश्चर्यचकित रोने और जोरदार पुकार के बीच उसने उस दहलीज को पार कर लिया। उसने उस दहलीज को पार कर लिया जिसमें कई लोग प्रवेश करना चाहते थे। उस कदम के साथ इसका मतलब था कि अब से वीर इस दुनिया का नहीं रहा।
भीड़ हक्की बक्की खड़ी थी, यह नहीं जानती थी कि क्या कहना है या क्या करना है। युवक की परछाई इतनी दृढ़, इतनी निर्णायक थी। किसी ने उम्मीद नहीं की थी कि यह पिता और पुत्र इतने हठी और जिद्दी होंगे। वीर, वीर, भीड़ खुद को पुकारने से नहीं रोक सकी, पर युवक की आकृति नहीं रुकी। कदम दर कदम वह रणवीर हवेली के मुख्य द्वार की सीढ़ियों से नीचे उतर गया। वरुण अचानक मुड़ा, उस दूर होती परछाई को घूर रहा था, उसका चेहरा पीला पड़ गया। तुम्हें इसका पछतावा होगा। यह आवाज युवक के कानों तक पहुंची, पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई। अभिनव विस्मय में देख रहा था, अचानक महसूस कर रहा था कि युवक एक बार चला गया तो ऐसा लगा जैसे वह कभी वापस नहीं आएगा। ठीक वैसे ही जैसे वीर ने कहा था, अब से वह ली नहीं था। उसने उस उपनाम को त्याग दिया था जो स्वर्ग के नीचे शाही परिवार के बाद सबसे प्रतिष्ठित था। इस सर्दी में उसने विदा ली। रणवीर हवेली के बाहर सोंग युफेंग, सोंग क्यूमो और श्वेत कक्ष के कई प्रशिक्षुओं ने इस बातचीत को सुना। वे सभी उस युवक को आश्चर्य से देख रहे थे जो रणवीर हवेली छोड़ रहा था। वे वीर के लिए वकालत करने आए थे, पर कभी उम्मीद नहीं की थी कि सैकड़ों वर्षों में रणवीर हवेली का सबसे बड़ा प्रतिभाशाली आज इस दिव्य निवास से नाता तोड़ लेगा। वे उसे समझाना चाहते थे, पर नहीं जानते थे कि शुरुआत कहाँ से करें। पिता और पुत्र के बीच का संवाद उन्हें एक ठंडक महसूस करा रहा था। अचानक भीड़ से एक आकृति आगे बढ़ी, वीर से कहा, भाई वीर, आपकी यात्रा शुभ हो। वीर ने देखा और पाया कि वह राजकुमार जियांग हनेक सिंह था। राजकुमार साधारण कपड़े पहने हुए था, बिना किसी शानदार शाही पोशाक के, और पहले भीड़ में घुल मिल गया था। पर इस क्षण वह खुले तौर पर आगे बढ़ा, और अगर कोई चौकस व्यक्ति ध्यान देता तो वे निश्चित रूप से उसके चेहरे और स्थिति को पहचानते। उसकी स्थिति के किसी व्यक्ति के लिए रणवीर हवेली के आंतरिक मामलों में शामिल होना स्पष्ट रूप से अच्छा नहीं था, पर उसने फिर भी ऐसा किया। उनकी आंखें मिलीं, और वीर जानता था कि दूसरा ऐसा करने को तैयार था। पर उसने ज्यादा बातचीत नहीं की, बस एक शांत सिर हिलाया। दूर लग रहा था, आखिरकार उसकी वर्तमान स्थिति का दिखावा नहीं किया जाना था। जियांग हनेक सिंह ने वीर की दूर जाती आकृति को देखा और फिर अचानक जोर से बोला, भाई वीर, क्या आपको वह कविता याद है जो आपने उस दिन वेश्यालय में सुनाई थी? आगे कोई हमसफर खोजने की चिंता न हो। इस दुनिया में तुम्हें कौन नहीं पहचानता। युवक द्वारा कविता के ऊंचे स्वर में पाठ को सुनकर रणवीर हवेली में मौजूद हर किसी के चेहरे का रंग जरा सा बदल गया। आपकी उत्कृष्टता को इस दुनिया में कौन नहीं जानता। कितना दबंग आत्मविश्वास, फिर भी कितना पूर्णतया सत्य। केवल 14 वर्ष की आयु में देव मानव स्तर के महारथी, एक अभूतपूर्व दुर्लभता। अब उनके वरुण परिवार से अलग हो गए थे। वरुण, क्या तुम वीर से थोड़े प्यार से बात नहीं कर सकते? हीरा रानी के हृदय में एक खट्टा दर्द महसूस हुआ। सुबह जल्दी ही सम्मान देने आए सुसंस्कृत बच्चे को याद करके वह वरुण से कहे बिना न रह सकी। वरुण को होश आया, लेकिन वह भावहीन बने रहे और कुछ नहीं बोले। वरुण, तुमने वीर को दूर धकेल दिया। तुमने उस सबसे अद्भुत प्रतिभा को भगा दिया जिसे वरुण परिवार ने 1000 सालों में देखा था। अभिनव ने इस समय अपना सारा क्रोध खो दिया था। उनके चेहरे पर एक पुराना और उजाड़ भाव था जब उन्होंने वरुण को गहरी नजर से देखा और कहा, तुम आज कहे गए अपने शब्दों पर निश्चित रूप से पछताओगे। वरुण का मुंह जरा सा टेढ़ा हुआ। बच्चे की प्रतिभा सचमुच अद्भुत थी, जिसे उन्होंने देखा था, और उनके दिल में दर्द महसूस हुआ था। लेकिन पछतावा होगा। उन्होंने हाल की विभिन्न घटनाओं के बारे में सोचा, फिर एक गहरी सांस लेने के बाद धीमी आवाज में कहा, मुझे पछतावा नहीं होगा। जिसे पछतावा होगा वह वीर होगा। अगर मैं उसकी हठधर्मिता को कुचल नहीं पाया तो वे राक्षस कुचलेंगे। 3 साल से भी कम समय में वह रोते हुए और भीख मांगते हुए वापस आने के लिए आएगा। उसे एहसास होगा कि उसने आज जिस चीज को छोड़ा है वह इस दुनिया में अनगिनत लोगों का सपना है। वह अभी भी जवान है, बस यह नहीं जानता कि वह कितना भाग्यशाली है। इतना कहकर उन्होंने अपना सिर घुमाया, अभिनव और दूसरों को देखा और धीरे धीरे बोले, वरुण परिवार के सच्चे उत्तराधिकारी के आदेश से मैं आप सभी को चेतावनी देता हूं, किसी को भी गुप्त रूप से उसकी सहायता करने की अनुमति नहीं है। उल्लंघन करने वालों को परिवार के कानून द्वारा कठोर रूप से दंडित किया जाएगा। इतना कहने के बाद उनका भाव फिर से ठंडा हो गया और उन्होंने कहा, उसकी मदद करना, उसे नुकसान पहुंचाना होगा। मेरे रास्ते में मत आना, मैं उसे वापस लाऊंगा। सभी के भाव जरा सा बदल गए। उन्हें वरुण के इतने अटल निश्चय की उम्मीद नहीं थी। विपुल बोलने ही वाले थे, फिर रुक गए। अभिनव के होंठ थोड़े कांपे और उन्होंने कहा, क्या तुम्हें एहसास है वह अभी तक अपनी चोटों से ठीक नहीं हुआ है, और आज जाते हुए दुनिया भर की कितनी आंखें उस पर टिकी होंगी। हमारा वरुण परिवार राक्षसों की आंखों में कांटा है, उनकी आंखों में कील है। एक बार जब ये बच्चा शक्तिनगर और इस जगह को छोड़ देगा तो कल्पना करो कि रास्ते में कितने राक्षस घात लगाकर उसकी हत्या करेंगे। वरुण परिवार और राक्षसों के बीच 1000 साल पुराना प्रतिशोध बहुत संभव है कि उस बच्चे के सिर पर आ जाए। उपस्थित सभी लोगों की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं, तुरंत युवक की यात्रा के खतरे को महसूस करते हुए। वरुण ने भावहीनता से कहा, दूसरे चाचा, वीर मेरा बच्चा है। आखिर अगर आप इन बातों को सोच सकते हैं तो मैं भी सोच सकता हूं। मैं लोगों को गुप्त रूप से उसकी रक्षा के लिए भेजूंगा, और अगर खतरा हुआ तो वे हस्तक्षेप करेंगे। उन्होंने अभिनव को गंभीरता से देखा और जोड़ा, मैं उसे 3 साल दे रहा हूं। यह आवेग से नहीं है, बल्कि उसके चरित्र को परिपक्व करने के लिए है। ये 3 साल उसके लिए प्रयास करने के लिए हैं। मैं हमारे पूर्वजों से आवेदन करूंगा, और 3 साल बाद हम फिर से सच्चे उत्तराधिकारी का फैसला करेंगे।
अगर वह तब तक खुद को सुधार लेता है तो वह अब भी अपना पद प्राप्त कर सकता है। अभिनव का चेहरा कांप उठा। युवक की दूर जाती पीठ को देखते हुए उनका दिल कड़वाहट से भर गया। इस बच्चे ने कभी सच्चे उत्तराधिकारी की परवाह नहीं की। 3 साल बाद वह शायद और भी कम परवाह करेगा। इससे भी ज्यादा, बच्चे की प्रतिभा के साथ अगर वह गंभीरता से साधना करता है तो वह 3 साल में अमरलोक स्तर तक भी पहुंच सकता है। इस क्षण एक आकृति अचानक आगे भागी, सभी को पार करते हुए और तेजी से युवक की ओर बढ़ी। वह रश्मि थी, जिसे हाल ही में रणवीर हवेली में लाया गया था, वीर की तलवार सहायक। उसने अभी तक वर्षा श्रावण मीनार की साधना तकनीक का अभ्यास नहीं किया था, और हालांकि वह रणवीर हवेली में एक निवासी के रूप में पंजीकृत थी, किसी ने उसे नहीं रोका क्योंकि उसने युवक का अनुसरण करने का फैसला किया। हालांकि लड़की अकेले ही निकली, काले तलवार बक्से को अपने साथ नहीं ले गई। जब सुरेखा ने यह देखा तो उसे होश आया। उसने जल्दी से कहा, अभिनव, वीर अपनी तलवार लेना भूल गया, ये कैसे हो सकता है? अमर रात्रि का क्या? जल्दी करो और उसे दे आओ। अभिनव भी स्तब्ध थे और तुरंत अपनी दिव्य चेतना जारी की। जल्दी से पर्वत और नदी अखाड़ा के भीतर काले तलवार बक्से को ढूंढा। उन्होंने तुरंत उसे लिया और तलवार बक्से के साथ वीर को जा पकड़ा। वीर, तुम अपनी तलवार लेना भूल गए। अभिनव ने अपने सामने के बच्चे को देखा और भी कुछ कहना चाहते थे, लेकिन खुद को रोक लिया। अंत में एक दुखद भाव के साथ बोले। वीर ने वृद्ध व्यक्ति की ओर देखा और हल्के से सिर हिलाया। दूसरे दादा, कृपया दुखी न हो। मुझे अब तलवार नहीं चाहिए। दादी माँ को मेरी तरफ से धन्यवाद कहिए और उन्हें कहिए कि इसे किसी और को दे दें। तुम्हारे अलावा वरुण परिवार में कौन इस तलवार को चलाने के योग्य है? अभिनव ने कहे बिना न रह सके। वीर की नजर काले तलवार बक्से पर पड़ी और एक पल की चुप्पी के बाद उन्होंने धीरे धीरे कहा, इसे इसके इच्छित तरीके से निपटाने दें। किसी भी मामले में मैं वरुण परिवार से अब और कुछ नहीं लूंगा। इतना कहकर वह मुड़े और आगे बढ़ते चले गए। वीर, दूसरे दादा, कृपया वापस जाए। युवक ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, लेकिन बोलते हुए अपना हाथ लहराया। अभिनव की आंखों में एक जटिल भाव था। उन्होंने अपने हाथ में पकड़े काले तलवार बक्से को नीचे देखा। उनके दिल में कड़वाहट महसूस हुई। मालिकों की 2 पीढ़ियों द्वारा त्यागा गया अमर रात्रि, ऐसा लग रहा था कि वह हमेशा के लिए अंधेरे में सो जाएगी। सड़क पर चलते हुए वीर आगे बढ़े, हर कदम के साथ महसूस कर रहे थे कि उनका शरीर हल्का और अधिक शांत होता जा रहा है। रणवीर हवेली के प्रवेश द्वार पर उन्होंने सोनू और शोभा को देखा, लेकिन उन्होंने बस हल्के से सिर हिलाया, ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह अनजान से लगे। वह कला केसरी अकादमी को शामिल नहीं करना चाहते थे। पीछे से कदमों की आवाज आई, करीब आती गई, फिर धीरे धीरे धीमी हो गई। वीर ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बस इतना कहा, मैं अब वरुण राजकुमार नहीं हूं। मेरा पीछा क्यों कर रही हो? तुम अभी तक वर्षा श्रावण मीनार नहीं गई हो। रामू को बताओ और वह तुम्हें सहायक अनुबंध से मुक्त कर देगा। रश्मि ने हल्के से सिर हिलाया, अपनी तलवार पकड़े हुए, और कहा, वर्षा श्रावण मीनार की साधना तकनीक के बिना मैं आपसे दूसरी सीख सकती हूँ। मेरी साधना तकनीक तुम्हारे लिए उपयुक्त न हो। वीर ने कहा, इसके अलावा स्वर्ग द्वार दर्रे तक जाना, जीवित रहना एक अनजाना पहलू है। तो हम मिलकर राक्षसों से लड़ेंगे, रश्मि ने कहा। वीर एक पल के लिए रुके, फिर आगे बढ़ते रहे। उनकी आवाज शांत थी, तो चलो एक साथ यात्रा करते हैं। रश्मि के चेहरे पर खुशी दिखाई दी और उसने सिर हिलाया, जल्दी से उनकी बराबरी पर आ गई। बड़ी बड़ी बर्फ की फुहारें गिरी, साथ में पाले जैसी ठंडी धुंध थी। प्रतिष्ठित दर्जे का युवक बर्फ के तूफान के बीच चल रहा था, जिसके साथ केवल एक सफेद लोमड़ी, एक तलवार सहायक और हवाओं की बेफिक्री थी। पहली बार जगत में प्रवेश करते हुए वह अपनी साथी तलवार को भूल गया। दोबारा जगत में प्रवेश करते हुए उसके हाथों में कोई तलवार ही नहीं थी। क्षितिज का मार्ग लंबा है, अब से केवल खुशी मेरे साथ है, मुझे व्यर्थ के दुखों की क्या परवाह। युवक अचानक जोर से गाने लगा, एक स्वतंत्र और सहज हंसी निकाली। रणवीर हवेली के सामने सोनू और शोभा दोनों दूर जा रहे युवक को चुपचाप देख रहे थे, बिना शब्दों के। उन्होंने कभी कल्पना नहीं की थी कि पिता और पुत्र के बीच उस महान युद्ध के बाद चीजें इतनी कठोर हो जाएंगी कि यह असाधारण रूप से प्रतिभाशाली युवक घर से भाग जाएगा और वरुण परिवार से संबंध तोड़ लेगा। दुनिया में अनगिनत लोग रणवीर हवेली में कदम रखने और वरुण परिवार से जरा सा भी संबंध बनाने के लिए कुछ भी करेंगे। फिर भी युवक ने इसे ऐसे फेंक दिया जैसे ये कुछ भी ना हो। कौन कहता है कि स्वर्ग मेहमानों का स्वागत नहीं करता, जब वह एक व्यक्ति को विशाल हवा और बर्फ के बीच विदा करता है? सोनू ने खुद से बड़बड़ाया। हवेली के द्वार के सामने वरुण वीर के चचेरे भाई ने खाली खाली वीर की आकृति को गायब होते हुए देखा, खुद से बड़बड़ाया। आज से क्या इसका मतलब है कि वीर बिना पिता के है? जैसे ही उसकी फुसफुसाहट के शब्द फीके पड़े, उसकी मां रोहिणी ने तुरंत उसे एक कठोर नजर से देखा, फिर वरुण पिता की ओर मुड़ी, जिनका भाव लोहे की पटिया की तरह ठंडा और कठोर था। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। वरुण चचेरे भाई के बगल में खड़ी रिया हालांकि बिजली से टकराई हुई की तरह हिंसक रूप से कांपी, उसकी आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। उसके दिमाग में कई साल पहले के दृश्य कौंध गए, जब वह रोती हुई अपने चाचा लिन के साथ आलीशान रणवीर हवेली में आई थी। उस अपरिचित माहौल में ये वही बच्चा था जिसकी आंखें सितारों जैसी थी, जिसने उसे बताया कि उसके पिता स्वर्ग में हैं। उस दिन उसने अपने पिता को खोने के दर्द के बीच एक नया सहारा पाया। और अब इतने सालों के बाद जिस युवक ने कभी उसे सांत्वना दी और साथ दिया, उसने उसकी आंखों के सामने अपने पिता को भी खो दिया था।
केवल अब वह चला गया था, और वह न केवल उसके पास नहीं रह सकी, बल्कि उसने सांत्वना का एक भी शब्द नहीं कहा था। इस विचार पर एक दुखद दर्द उसके दिल में उमड़ आया, जैसे किसी नुकीले कांटे ने चुभोया हो। गहरा दर्द महसूस हुआ। वह जल्दी से उसके पीछे भागी, लेकिन जैसे ही दुनिया में हवा और बर्फ मजबूत हुई, उसका कोई निशान नहीं बचा था। स्वर्ग द्वार दर्रा, जो अम्बरगढ़ की सीमाओं के उत्तर में स्थित है। अम्बरगढ़ विशाल और कम आबादी वाला, ठंडी सर्दियां और गर्म ग्रीष्मकाल, बंजर और अनुर्वर भूमि, फिर भी खनिज नसों में समृद्ध। यहाँ के लोग खेती करना पसंद नहीं करते और अधिकतर पशुपालन और व्यापार में संलग्न होते हैं, और अधिकांश अनाज अन्य प्रांतों से खरीदा और पहुंचाया जाता है। अभी चांदनी चमकीली थी और तारे विरल थे। ठंडी चांदनी पृथ्वी पर बह रही थी। अम्बरगढ़ की सीमा पर एक घने जंगल के एक खुले स्थान पर एक अलाव जलाया गया था, जिसके चारों ओर 2 लोग और एक लोमड़ी बैठे थे। अलाव पर कई बाघ के पंजे और एक बाघ की कलेजी को हरी लता की डंडियों पर पिरोया गया था, आग पर भून रहे थे। खुशबू हवा में तैर रही थी, जो ये दर्शाती थी कि भोजन की मात्रा स्पष्ट रूप से 2 लोगों से अधिक थी। बस हो ही गया, बस थोड़ा और इंतजार करो। वीर अपने घुटने के पास बैठी छोटी सफेद लोमड़ी के सिर को थपथपाते हुए मुस्कुराते हुए बोले। शक्तिनगर छोड़े 5 दिन हो गए थे। रश्मि के पैसे देने की बदौलत वे एक घोड़े से खींची जाने वाली गाड़ी किराए पर ले पाए थे, जिसने उन्हें झटके खाते हुए अम्बरगढ़ तक पहुंचाया। पोस्ट स्टेशन पर गाड़ी वापस करने के बाद उन्हें इस सीमावर्ती क्षेत्र तक बाकी का रास्ता खुद ही चलकर तय करना पड़ा। सौभाग्य से पिछले 5 दिनों में वीर की चोटें पहले ही ठीक हो चुकी थीं। अपने खाली समय में उन्होंने अपनी विभिन्न साधना तकनीकों पर विचार किया और उन्हें एकीकृत किया, अपने लिए एक अनूठी तकनीक बनाई। अभी अभी देव मानव स्तर में कदम रखने के कारण उनके पास मौजूद अव्यवस्थित रूप से संयुक्त शक्ति महारथी स्तर की ताकत को बाहर नहीं ला सकती थी, लेकिन कुछ अन्वेषण के बाद अगर उन्हें फिर से लड़ना पड़ा, तो उन्हें विश्वास था कि वे आसानी से अपने पूर्व स्व को हरा सकते हैं। जहां तक उस व्यक्ति को हराने की बात है, वीर अभी इसके बारे में सोचने में बहुत आलसी थे। ज्ञानदेव, ये लगभग तैयार है। वीर ने सिर उठाया और जंगल की ओर पुकारा। ये ज्ञानदेव ही थे जिन्होंने रणवीर हवेली में रहते हुए उन्हें एक संदेश भेजा था, जिससे उन्हें स्वर्ग द्वार दर्रे पर आने के लिए सहमत होने का प्रोत्साहन मिला। वरना भले ही वह वरुण परिवार से संबंध तोड़ना चाहते, वह अकेले यहां आकर अपनी जान से मजाक नहीं करते, जो मौत को बुलावा देने के समान था। जंगल शांत था, बिना किसी उत्तर के। वीर को इसकी आदत हो गई थी और उन्हें इस पर कोई आपत्ति नहीं थी। अचानक पास के जंगल से हरकत की सरसराहट की आवाज आई। वीर ने ऊपर देखा, उनकी दिव्य आत्मा अन्वेषण के लिए बाहर पहुंची, और उन्होंने एक परिचित आकृति को झाड़ियों को धकेलते हुए और उनकी ओर चलते हुए देखा। जल्द ही रिया आग की रोशनी का अनुसरण करते हुए अलाव के सामने दिखाई दी। वीर को देखकर उसका चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा और उसने कहा, बहुत अच्छा हुआ, मैं आखिरकार तुम्हें पकड़ पाई। तुम यहाँ क्यों आई? वीर ने कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, भौहें सिकुड़ते हुए। यहाँ तक की यात्रा बहुत खतरनाक है। मुझे कोई राक्षस नहीं मिला, रिया ने कहा। अलाव के सामने युवक को देखते हुए पिछले कई दिनों से उसने जिन भावनाओं को नियंत्रित करके रखा था, वे अचानक काबू से बाहर होने लगी और उसकी आंखें थोड़ी लाल हो गईं। तुमने तब मेरा साथ दिया था, अब मैं तुम्हारा साथ देने आई हूँ। वीर ने उसे आश्चर्य से देखा और पूछा, क्या तुम अब तलवार के मार्ग का अनुसरण नहीं कर रही हो? रिया एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, चुप हो गई, फिर कहा, मैं तलवार नहीं छोड़ूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे पास रहना चाहती हूँ। वरना मुझे शांति नहीं मिलेगी। तब वीर समझ गए कि वह दोषी महसूस कर रही थी। वह लापरवाही से हंसे और कहा, नासमझ लड़की, मेरी चिंता मत करो। मैं उतना कमजोर नहीं हूं जितना तुम सोचती हो। मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं, जो हर समय रोती रहती है। रिया उन शर्मनाक पलों को याद करते हुए जब वह बचपन में अक्सर बुरे सपनों से जागकर रोती थी, थोड़ा शर्मा गई और कहा, चलो अतीत की बात नहीं करते। जब मेरे पिता आसपास नहीं थे तो तुम मेरे लिए थे, और अब मैं तुम्हारे लिए यहाँ हूँ। तुम मुझे ऐसे चुकाना चाहती हो? वीर ने मुस्कान के साथ पूछा। रिया ने हल्के से अपना होंठ काटा, इससे इनकार नहीं किया। अगर तुमने तलवार का मार्ग चुना है तो अनिर्णायक मत बनो। ऐसी मानसिकता के साथ तुम पहाड़ की तलहटी तक भी नहीं पहुंच पाओगी, शिखर की तो बात ही क्या। वीर ने कहा, और उस एहसान के बारे में मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैंने तुम्हारा साथ दिया है और तुमने भी मेरा साथ दिया है। हम बराबर हैं। रिया थोड़ी हैरान थी, उसकी आंखें हल्की सी धुंधली थीं। युवक की लापरवाह मुस्कान को देखते हुए वह हिचकिचाई, सच में? सच में? वीर खुलकर मुस्कुराए। जैसे ही रात की हवा से लपटें नाच उठीं, गर्म पीली रोशनी ने वीर के चेहरे को रोशन किया। अलाव के पास उन्होंने लड़की से मुस्कान के साथ कहा, वापस जाओ, मैं तुम्हारे तलवार के मार्ग के शिखर तक पहुंचने का इंतजार कर रहा हूं। जब तुम वापस आओगी तो मुझे बताना कि तुमने ऊपर क्या देखा। रिया ने हल्के से ऊपर देखा। उसने अपने सामने अलाव के पास एक युवक की गर्म और कोमल मुस्कान देखी। हालांकि उसने महसूस किया कि हालांकि मुस्कान नहीं बदली थी, वह युवक से बहुत दूर लग रही थी। लेकिन यह भावना क्षणभंगुर थी, जैसे कि यह एक भ्रम हो। उसने तलवार के बारे में सोचा। उसके दिल का बेचैन और अस्थिर हिस्सा अचानक उतरने के लिए एक जगह ढूंढता हुआ लगा। उसने तलवारबाजी के शिखर के बारे में सोचा, उस अंतिम पौराणिक तलवार तकनीक के बारे में। एक धीमी आवाज में उसने कहा, भाई वीर, तुम्हारे पास मुझसे ज्यादा प्रतिभा है और तुम शायद मुझसे भी ज्यादा तेजी से उस जगह तक पहुंच जाओगे। ऐसा जरूरी नहीं है।
वीर ने हल्के से अपने हाथ खोले और कहा, तुम देखो, मेरे पास तो तलवार भी नहीं है। रिया चौंक गई और फिर कड़वाहट से मुस्कुराई। एक तलवार के बिना किसी को तलवार साधक नहीं कहा जा सकता। लेकिन वरुण पिता के साथ भीषण लड़ाई में वीर ने जो उत्कृष्ट तलवार चाल चली थी, वह उसके लिए अभी भी अविस्मरणीय थी। भले ही ऐसी चरम तलवारबाजी और अपार तलवार इच्छा प्रदर्शित हुई, फिर भी उसके सामने वाले व्यक्ति को तलवारों की इतनी कम परवाह क्यों लगती थी? ऐसा लगता था कि जब से वह छोटा था तब से ही ऐसा था। भाई वीर को वास्तव में किस चीज की परवाह है? उसी पल एक आकृति चुपचाप पेड़ों की चोटियों से नीचे आ गई, अलाव के बगल में उतरी, रिया के विचारों को बाधित करते हुए। उसकी आंखें, जिनमें भ्रम का एक निशान था, तुरंत साफ हो गईं क्योंकि उसने तुरंत उधर देखा। सफेद बालों और दाढ़ी वाला एक हरा लबादा पहने बूढ़ा आदमी था, जिसके बाल लापरवाही से एक पुरानी लकड़ी की हेपिन के साथ सिर के ऊपर बंधे थे। अब वह लापरवाही से आग के पास एक लकड़ी के ठूंठ पर बैठा था, भुने हुए बाघ के मांस की सुगंध को अपनी नाक की ओर कर रहा था और अनुमोदन में अपनी जीभ को क्लिक कर रहा था। बिना किसी मसाले के, यह अफसोस की बात है कि तुम एक शेफ नहीं हो, ये देखते हुए कि तुम ऐसे व्यंजन बना सकते हो। मैं बनना चाहूंगा, लेकिन मुझे कभी मौका नहीं मिला। वीर ने मुस्कान के साथ कहा। क्या ये तैयार है? यह अब खाने योग्य है। ये सुनकर ज्ञानदेव ने अब और खुद को नहीं रोका और एक भुना हुआ बाघ का पंजा उठाया और उस पर फूंक मारने लगे। बाघ के पंजे पर चीरे लगाए गए थे, नमक छिड़का गया था और जंगली जड़ी बूटियों से लेपित किया गया था, जिन्हें वीर ने रास्ते में इकट्ठा किया था, कुचला था और अंदर रगड़ा था। अब भूनने के परिणामस्वरूप सब कुछ मांस में समा चुका था। ज्ञानदेव ने मांस का स्वाद लिया, रस बह रहा था, बिना किसी दिखावे की परवाह किए। वीर हंसे और रश्मि की तलवार निकाली, इसे एक मांस काटने वाले चाकू के रूप में इस्तेमाल किया। उन्होंने एक हिस्सा काटा और फिर एक प्लेट के रूप में इस्तेमाल करने के लिए पेड़ से कुछ पत्ते तोड़े, इसे रश्मि को सौंप दिया। धन्यवाद छोटे मालिक, रश्मि ने एक कोमल मुस्कान के साथ कहा, इसे दोनों हाथों से लेते हुए। वीर ने प्रक्रिया दोहराई, एक और बाघ के पंजे से मांस काटकर एक बड़े शहतूत के पत्ते पर परोसा, रिया को इशारा करके बुलाया। रिया, बिना ठीक से भोजन या आराम के दिन रात यात्रा करके आई थी, अचानक उसे अपनी भूख तेजी से महसूस हुई। सुगंधित गंध से मोहित होकर वह पास आई। उसने शहतूत का पत्ता लिया, उसे देखा, बिना किसी अनादर के और लापरवाही से एक टहनी तोड़ ली जिसे उसने चॉपस्टिक के रूप में इस्तेमाल किया, खाने के लिए मांस का एक टुकड़ा उठाया। ये सच में स्वादिष्ट है। जैसे ही उसने बाघ के मांस का स्वाद चखा, रिया की आंखें थोड़ी आश्चर्य से चौड़ी हो गईं। यह अविश्वसनीय रूप से स्वादिष्ट था। तलवार कुटिया में जहां उसने अभ्यास किया था, उसने शायद ही कभी भोग विलास किया हो। उसके गुरु के अनुसार विलासिता के आगे झुकना निश्चित रूप से तलवार हृदय को भ्रष्ट कर देगा। आखिर अगर मन खाने और खेलने के विभिन्न विकर्षणों से भरा हो तो तलवार के लिए जगह कैसे हो सकती है? इसलिए तलवार कुटिया में भोजन हमेशा काफी सामान्य होता था। अगर यह अच्छा है तो और खाओ, वीर ने मुस्कान के साथ कहा। उन्होंने खुद एक बाघ का पंजा उठाया, आधा टुकड़ा काट लिया और छोटी सफेद लोमड़ी को फेंक दिया। बाकी पर उन्होंने फूंक मारी और फिर खाने लगे। ये बुजुर्ग कौन है? अपना मांस खाने में एक विराम के दौरान रिया ने उत्सुकता से ज्ञानदेव को देखा। यह नहीं जानती थी कि वीर ने कब ऐसे प्रतीत होने वाले अथाह पुराने वरिष्ठ से परिचय किया था। तुम्हारे लिए मेरा नाम न जानना ही बेहतर है, ज्ञानदेव ने हल्की हंसी के साथ कहा, इससे पहले कि उन्होंने उसे और ध्यान दिए बिना खाना पीना जारी रखा। वह अपनी कमर पर एक दारू की कुप्पी लिए हुए थे, खुद उसमें से पीते थे और फिर उसे वीर को दिया। वीर ने भी खुद को नहीं रोका। एक हाथ में मांस खाते हुए और दूसरे हाथ में दारू पीते हुए जब उन्होंने ये सब निगल लिया तो मसालेदार और मांस के स्वाद उनके पेट में मिल गए, जिससे संतुष्टि की एक चिल्लाहट निकली। वीर को ऐसी स्थिति में देखकर रिया थोड़ी खोई हुई महसूस हुई। पीना तो असभ्य पुरुषों का काम माना जाता था। हालांकि अधिकांश पुरुष पीने का आनंद लेते थे, वीर अभी भी उसकी आंखों में काफी युवा थे। भाई वीर, कम पीजिए, रिया कहे बिना न रह सकी। ज्ञानदेव जोर से हंसे, बच्चे, तुम्हारी दुल्हन ने अभी तक दहलीज पार नहीं की है और उसने पहले ही तुम्हें संभालना शुरू कर दिया है। वीर ने टिप्पणी का जवाब दिए बिना बस हल्के से मुस्कुरा दिया, खाना और पीना जारी रखा। रिया के गाल लाल हो गए और ये देखकर कि वीर को राजी नहीं किया जाएगा, उसने उसे समझाने की कोशिश करना बंद कर दिया और चुपचाप अपना मांस का टुकड़ा खाया। अंधेरे जंगल में तारे टिमटिमा रहे थे। लंबी रात शांत थी। पेट भर खाने के बाद सभी आराम करने के लिए बैठ गए। वीर अलाव के सामने आराम से लेटे थे, उनका भाव शांत और संतुष्ट था। सोते समय उनके मुंह पर हल्की सी मुस्कान थी। रिया आग के पास बैठी थी, कभी कभी एक लकड़ी की छड़ी जोड़ती थी और कभी कभी थोड़े सिकुड़े हुए माथे के साथ युवक को देखती थी। रणवीर हवेली से बाहर आने के बाद, इतनी गंभीर चोटें सहने के बाद और अपने पिता से संबंध तोड़ने के बाद वह इतना शांत क्यों सोता हुआ लग रहा था? वह क्या सपना देख रहा था? उसके सपनों में कौन था? लड़की नहीं जानती थी। उसने धीरे धीरे अपनी नजर हटाई, अलाव की नाचती चिंगारियों को एकटक देखती रही। जंगलों के भीतर पक्षी चौंक कर उड़ गए और भोर की पहली रोशनी धीरे धीरे करीब आ गई। अलाव बुझ चुका था, एक नया दिन आ गया था। जंगल के किनारे अंबरगढ़ से होकर जाने वाली सड़क पर वीर ने रिया को विदा किया, उसे बिना किसी चिंता के घर लौटने के लिए कहा। जो कुछ कहा जा सकता था वह सब कहने के बाद रिया ने अब और जोर नहीं दिया। अपनी तलवार लिए हुए वह 3 बार पीछे मुड़ी, केवल ये देखने के लिए कि युवक अब उस जगह पर नहीं रुका था।
इस प्रकार फिर से पीछे मुड़े बिना वह सीधे उसी सड़क पर चल पड़ी जिससे वह आई थी, वापस घर की ओर। गहराई में उसने राहत की भावना महसूस की। चूंकि वीर को उसके साथ की जरूरत नहीं थी, तो वह खुद को पूरी तरह से तलवारबाजी के अपने मार्ग पर समर्पित कर सकती थी। भाई वीर, मैं निश्चित रूप से तलवार मार्ग के शिखर तक पहुंचूंगी और फिर मैं तुम्हें बताऊंगी कि मैंने क्या देखा है। लड़की ने खुद से बड़बड़ाया। उसकी नजर धीरे धीरे स्थिर हो गई। राजमार्ग पर आगे बढ़ते हुए सरू के पेड़ धीरे धीरे विरल हो गए और कुछ क्षेत्रों में जहां सरू को स्पष्ट रूप से नष्ट कर दिया गया था और रौंद दिया गया था, वहां कोई मरम्मत या फिर से रोपण नहीं हुआ था। राजमार्ग भी तेजी से जर्जर होता गया। कुछ हिस्से तो खुल भी गए थे, पीछे मोटी दरारें छोड़ गए थे जैसे कोई बड़ा अजगर उसे पार कर गया हो, कुचलता हुआ। आगे नागदर्रा मार्ग है। ज्ञानदेव की आंखें भी थोड़ी गंभीर थीं। नागदर्रा मार्ग सीमा के राजमार्ग से एक नुकीले कील की तरह फैला हुआ था, हजारों मील दूर तक प्रवेश कर रहा था, जिसके अंत में स्वर्ग द्वार दर्रा और अंबरगढ़ शहर था, जहां वरुण परिवार की सेना तैनात थी। नागदर्रा मार्ग स्वर्ग द्वार दर्रे तक जाने का आवश्यक मार्ग था। सड़क इतनी लंबी थी कि घोड़े पर एक दिन की सवारी लगती थी। यह महान आर्यावर्त साम्राज्य का पहला सम्राट था जिसने हजारों साल पहले वरुण परिवार के पूर्वजों के साथ इस रास्ते पर कदम दर कदम लड़ाई लड़ी और क्षेत्र को खोला। इस सड़क के साथ महान आर्यावर्त साम्राज्य की सेना किसी भी समय उत्तरी हिमदेश में सीधे एक लंबी यात्रा कर सकती थी, जो स्वर्ग द्वार दर्रे के बाहर स्थित था। उत्तरी हिमदेश महान आर्यावर्त साम्राज्य द्वारा वश में किए गए 6 पड़ोसी राष्ट्रों में से एक था, जो एक जागीरदार राज्य बन गया था। लेकिन अब जैसा कि महान आर्यावर्त साम्राज्य अपनी महिमा से कम होता गया, ये कभी जागीरदार राज्य बेचैनी के संकेत दिखाते हुए लग रहे थे। वीर ने दूरी में देखा, धुंधला सा एक विशाल सफेद सड़क को सीधे बाहर फैला हुआ देखा। ये जल्दी हो गया। वीर ने आह भरी और फिर आगे बढ़ते रहे। जल्द ही वे राजमार्ग पर अपने आगे एक बुजुर्ग व्यक्ति और उनके पोते से मिले जो टोकरियों में औषधीय जड़ी बूटियां लिए हुए थे। हालांकि वीर छोटी सफेद लोमड़ी और रश्मि के साथ लापरवाही से चल रहे थे, उनकी गति दादा और पोते से अभी भी तेज थी और वे धीरे धीरे उन्हें पकड़ लिया और फिर उनसे आगे निकल गए। दादा और पोते ने दूर से ही वीर और रश्मि को देख लिया था। उनकी आंखों में एक सतर्क और यहां तक कि कुछ घबराया हुआ भाव दिखाई दे रहा था। चौड़े और सुनसान राजमार्ग के बावजूद वे अभी भी अनजाने में उनसे बचने के लिए एक तरफ हट गए। केवल जब उन्होंने देखा कि वीर ने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया, तभी दादा और पोते ने राहत की सांस ली। उन्होंने धीरे धीरे एक दूर की दूरी पर उनका अनुसरण किया, फिर भी कुछ भी असामान्य दिखाने की हिम्मत नहीं की। लेकिन यह व्यवहार वीर की आंखों में पहले से ही काफी अजीब था, क्योंकि स्थानीय लोग अजनबियों से बहुत सतर्क और भयभीत लगते थे। युवक, क्या तुम और आगे जा रहे हो? जैसे ही वे नागदर्रा मार्ग में प्रवेश करने वाले थे, अचानक पीछे से एक पुरानी आवाज ने पुकारा। वीर रुके, अपना सिर घुमाया और हल्के से भौहें सिकोड़ते हुए दादा और पोते को देखा, आश्चर्यचकित थे कि वे बातचीत शुरू करेंगे। वह मुस्कुराए और कहा, क्या मैं आगे नहीं बढ़ सकता? औषधीय जड़ी बूटियों से भरी टोकरी वाले बूढ़े व्यक्ति ने वीर को देखा और फिर रश्मि को, खुद से सोचते हुए कि वे राक्षस नहीं बल्कि प्रशिक्षण यात्रा पर निकले एक कुलीन परिवार के वंशज होंगे। उन्होंने अंदर ही अंदर आह भरी और वीर से कहा, युवक, यहाँ से आगे नागदर्रा मार्ग है। वीर ने भ्रम के संकेत के साथ उन्हें देखा। ये देखकर कि वीर अभी तक नहीं समझे थे, बूढ़े व्यक्ति ने आह भरते हुए जारी रखा, एक बार जब तुम नागदर्रा मार्ग पर पहुंच जाते हो तो तुम और आगे नहीं जा सकते, वह जगह राक्षसों से भरी हुई है। राक्षस? वीर हैरान थे। उन्होंने रश्मि के साथ एक नजर का आदान प्रदान किया और फिर पूछा, नागदर्रा मार्ग अभी भी हमारे महान आर्यावर्त साम्राज्य के क्षेत्र के भीतर है ना? इसके अंत से परे स्वर्ग द्वार दर्रे पर राक्षस रहते हैं। स्वर्ग द्वार दर्रा? बूढ़ा व्यक्ति क्षण भर के लिए स्तब्ध लग रहा था, इससे पहले कि उसने सिर हिलाया और कहा, क्या स्वर्ग द्वार दर्रा? वहां केवल लाशों के पहाड़ और खून का समुद्र है, सड़ांध और रक्तपात की तीव्र बदबू के अलावा कुछ नहीं है। इतना कहकर उन्होंने आकाश की ओर देखा, यह महसूस करते हुए लग रहा था कि देर हो रही है, और तुरंत कहा, युवक, तुम राक्षसों का सफाया करना और न्याय को बनाए रखना चाहते हो, जो प्रशंसनीय है, लेकिन ये तुम्हारे खेलने की जगह नहीं है। अंधेरा होने से पहले तुम जल्दी से निकल जाओ, ये राजमार्ग सुरक्षित नहीं होगा। ऐसा कहने के बाद उन्होंने अपने पोते का हाथ पकड़ा और औषधीय जड़ी बूटियां लिए हुए आगे चलते रहे। केवल छोटे टोकरे को उठाए हुए युवा पोते ने समय समय पर पीछे मुड़कर देखा। एक बार जब वे 1 किलोमीटर दूर थे तो युवा पोते ने अचानक कहा, दादा, लगता है वे अंदर चले गए। क्या? बूढ़ा व्यक्ति चौंक गया, मुड़कर देखने लगा, लेकिन राजमार्ग पर युवक और युवती का अब कोई निशान नहीं था। वह गहरी आह भरे बिना न रह सका और कहा, मौत को बुलावा देने वालों को सलाह देने का कोई फायदा नहीं। नागदर्रा मार्ग पर वीर और रश्मि फुर्सत की गति से चलते रहे। लेकिन जल्द ही वीर का भाव सूक्ष्म रूप से बदल गया और वह रुक गए। जिस दिशा में बूढ़े व्यक्ति और उनके पोते ने यात्रा की थी, उधर देखने लगे। छोटे मालिक? रश्मि हैरान थी। वीर नहीं बोले, लेकिन बस चारों ओर देखा और एक लकड़ी की छड़ी पर ध्यान दिया। वह उसे उठाने के लिए झुके और लापरवाही से उस खुरदुरी छड़ी से तलवार शक्ति की एक लहर भेजी। तलवार शक्ति एक कोमल हवा की तरह थी, चुपचाप बहती हुई, लेकिन तेजी से आगे बढ़ती हुई। जैसे हवा से उत्तेजित होकर ये धीरे धीरे मेहनत कर रहे दादा और पोते को राजमार्ग पर छू गई, उनके मंदिरों पर बालों को उठाती हुई, जैसे उनके पीछे से एक गर्म हवा चली हो। और हवा आगे बढ़ी, 20 कोस तक फैली हुई।
वहां एक मगरमच्छ जैसा दिखने वाला राक्षस घात लगाकर सड़क के किनारे पड़ा था, हमला करने के लिए तैयार था। अचानक राजमार्ग के साथ हवा का एक झोंका चला। राक्षस कुछ महसूस करते हुए पुतलियां सिकुड़ती हुई हिलने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर हिंसक रूप से कांप उठा। फिर उसके माथे से उसके शरीर तक वह खुल गया, खून और आंतें पूरे जमीन पर बिखर गईं। वीर हल्के से मुस्कुराए, छड़ी को लापरवाही से सड़क के किनारे फेंक दिया। फिर ताली बजाते हुए वह आगे बढ़ते रहे। रश्मि नहीं समझ पाई कि अभी क्या हुआ था, लेकिन उसने आगे कोई सवाल नहीं पूछा। वीर अपनी यात्रा पर कभी कभी कुछ अजीब करते थे और उसे इसकी आदत हो गई थी। जैसे ही वे नागदर्रा मार्ग में गहराई तक गए, वीर का सामना राक्षसों की और अधिक सड़ती हुई लाशों और हड्डियों से हुआ, जो अब केवल सफेद हड्डियां थीं, जिन्हें लावारिस छोड़ दिया गया था। रास्ते में उनका सामना नागदर्रा मार्ग पर पड़े राक्षसों से भी हुआ, जो गहरी नींद में थे, जिसे कभी राक्षसों द्वारा टाला जाने वाला मार्ग था, उसे अपना आरामदायक बिस्तर बना रहे थे। इन राक्षसों के साथ वीर ने कोई दया नहीं दिखाई। ज्ञानदेव को हिलने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने उन्हें आसानी से निपटा दिया। अपनी यात्रा के दौरान वीर का भाव गंभीर हो गया, क्योंकि वह आखिरकार समझ गए कि बूढ़े व्यक्ति ने वह क्यों कहा था जो उन्होंने कहा था। नागदर्रा मार्ग, जो हजारों साल पहले स्थापित किया गया था, अब लगभग वीरान लग रहा था। सिद्धांत रूप में इन वर्षों में वरुण परिवार के पास इस जगह की रखवाली करने के लिए लोग होने चाहिए थे। तो फिर यह ऐसा क्यों हो गया था? रुक रुक कर चलते हुए वीर, रश्मि और छोटी सफेद लोमड़ी के साथ आखिरकार नागदर्रा मार्ग के अंत तक पहुंचे। नागदर्रा मार्ग के अंत में अंबरगढ़ शहर है। स्वर्ग द्वार दर्रा शहर के बाहर है। अंबरगढ़ शहर एक चट्टान के सहारे बनाया गया विस्तृत है। इसकी शहर की दीवारें बुलंद और मजबूत हैं, बादलों तक पहुंचती हैं। अंदर शानदार मीनारें, तीरंदाजी मीनारें और हलचल भरे आवासीय क्षेत्र हैं। शहर बेहद जीवंत और समृद्ध है, और यह बृहद अंबर राज्य की उत्तरी हिमदेश के साथ सीमा व्यापारिक चौकी भी है, जिसमें घोड़ों और गाड़ियों का भारी आवागमन होता है। लेकिन वह 800 साल पहले था। अब वहां केवल एक छोटा सा टीला बचा है। टीले पर अंबर अक्षर खुदे हुए हैं, अब ये शहर है। सेना के तंबुओं का एक समुद्र टीले को घेरे हुए है, जो इसे केंद्र के रूप में दृढ़ता से घेरे हुए है। तंबुओं की परिधि पर कई युद्ध ध्वज लगाए गए हैं। झंडे ठंडी सीटी बजाती हवा में फड़फड़ाते हैं, जिन पर प्राचीन अक्षर स्वर्गमूल अंकित हैं। ये वरुण परिवार के झंडे हैं। 5 महान रणवीर हवेलियां, प्रत्येक का अपना शीर्षक है, जैसे सूर्य परिवार की सूर्य प्रभा रणवीर हवेली और वरुण परिवार की स्वर्गमूल रणवीर हवेली है। इस क्षण एक ठंडी हवा दहाड़ती है और धूल जमीन पर उड़ती है। सेना के तंबुओं के पीछे एक चट्टान के किनारे पर विभिन्न आकारों की कब्रें हैं, जिनमें जर्जर लकड़ी की उकेरी हुई पट्टियां लापरवाही से डाली गई हैं। वे नीचे दबे लोगों के लिए दोनों हेडस्टोन और माकर के रूप में काम करती हैं। ठक ठक, पास ही क्षतिग्रस्त कवच में कई सैनिक लोहे के फावड़ियों से गड्ढे खोद रहे हैं। जल्द ही कुछ और एक स्ट्रेचर के साथ आते हैं, जिस पर एक हाथ, एक कुचली हुई जांघ, फटा हुआ कवच और एक दांतेदार हेलमेट होता है। एक बार जब गड्ढे तैयार हो जाते हैं, तो वे इन अवशेषों को अंदर रखते हैं और फिर उन्हें रेत से भर देते हैं। उसके बाद वे एक पेड़ ढूंढते हैं, एक टुकड़ा काटते हैं, उसे एक लकड़ी की पट्टी में फाड़ते हैं और कब्र के ऊपर लगाने से पहले कुछ शब्द खोदने के लिए अपनी उंगलियों का उपयोग करते हैं। कुछ स्ट्रेचर पर केवल कुछ उंगलियां और गिरे हुए जूते होते हैं। इन्हें भी दफनाया जाता है और लकड़ी की पट्टी पर शब्द अंकित होते हैं। वरुण परिवार के सैनिक। ठंडी हवा चुपचाप बहती है, सेना के तंबुओं के माध्यम से बहती है, उनके बीच के अंतराल से होकर निकलती है, विलाप की सिसकियों को निचोड़ती है। लीना चमकीले लाल कवच पहने हुए कब्रों के सामने चुपचाप खड़ी है, उसका चेहरा भावहीन है। यहाँ की अधिकांश लकड़ी की पट्टियों पर कोई नाम नहीं है, क्योंकि राक्षसों के साथ लड़ाइयाँ बहुत भयंकर रही हैं और एक पूरा शरीर संरक्षित करना पहले से ही काफी मुश्किल है। नई कब्रों के ठीक से भर जाने के बाद वह अपना हाथ बढ़ाती है और एक उप कमांडर उसे तेज दारू का एक जग देता है। अपनी उंगली के एक झटके से वह कॉक को बाहर निकालती है और इन कब्रों पर दारू उड़ेलती है। आखिरी घूंट वह खुद पीती है। इस प्रकार उसने इन बहादुर सैनिकों के साथ एक पे साझा किया। एक और नजर डाले बिना वह मुड़ती है और चली जाती है। वह 20 सालों से ऐसा कर रही है और 20 सालों से उसने इस दृश्य को देखा है। उस उप कमांडर से जिसने उसे दारू दी थी, अब सेना की कमान संभालने तक। क्योंकि तीसरे भाई और छठे भाई जिन्होंने कभी दारू में उसकी मदद की थी, वे दोनों उत्तरोत्तर गिर चुके हैं। तो हालांकि एक महिला, उसने फिर भी आगे बढ़ने का फैसला किया। बृहद अंबर राज्य के लिए आकाश को थामने के लिए। लीना सेनापति तेजपाल की सबसे छोटी बेटी है। उसके 9 भाई हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, प्रत्येक असाधारण और सभी द्वारा पूजे जाते हैं। उनमें से सबसे प्रतिभाशाली जुनैद था, लेकिन वह भी एक दशक पहले मर गया। उस समय वह सीमांत दर्रे पर तैनात थी और अपनी चौकी नहीं छोड़ सकती थी, इसलिए वह 9वें भाई के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सकी, जिसके साथ वह बचपन से आंगन में खेली थी। उसके आंसू केवल इस युद्ध के मैदान पर गिर सकते थे। उसे अभी भी याद है कि उसके पिता ने कहा था कि उसका नामकरण करते समय उन्हें उम्मीद थी कि वह शादी करने के लिए एक अच्छा परिवार ढूंढेंगी, फिर तलवार के बजाय बच्चों को पालेंगी और विद्वानों के कामों में लगेंगी। राक्षसों को मारने की कठिनाई से बख्शा जाएगा। लेकिन बचपन से सैन्य समाचारों की रिपोर्ट करने के लिए वापस आने वाले सैनिकों पर घावों को देखकर और पैतृक मंदिर में खाली पट्टियों को देखकर वह जानती थी कि वह अपनी तलवार नहीं छोड़ सकती।
तो उसने लगन से प्रशिक्षण लिया, एक गुरु लिया और अद्वितीय तकनीकें सीखीं। बाद में वह सांसारिक मामलों में शामिल होने के लिए पहाड़ से उतरी, दर्रे के बाहर लाखों राक्षसों को मारने के लिए अपनी 3 फुट लंबी ब्लेड का इस्तेमाल किया। यहाँ वह 20 सालों से लगातार लड़ रही है। 20 साल के कठोर मौसम और लड़ाई ने उसकी कभी नाजुक त्वचा को सैंडपेपर जितना मोटा बना दिया है। उसके कभी बहते हुए बाल अब उसके हेलमेट के नीचे पिन किए हुए राक्षसों के साथ लड़ाई और तेल से लंबे समय से खून से लथपथ हो चुके हैं, गंदे हो गए हैं और खून की हल्की गंध आती है। ये वे चीजें हैं जिन्हें महिलाओं के लिए सहन करना सबसे कठिन होता है, लेकिन उसे इनकी आदत हो गई है। उसकी उपस्थिति के अलावा, जो पहले की तरह आश्चर्यजनक रूप से सुंदर बनी हुई है, और कुछ भी नहीं बदला है। लेकिन उसकी कभी कोमल और साफ आंखें सर्दियों के सितारों की तरह ठंडी और तेज हो गई हैं। कमांडर, गिनती पूरी हो गई है। 28 राक्षस मारे गए, 7 मृत, 12 घायल। एक और उप कमांडर लीना के पास आता है और रिपोर्ट करता है। लीना भावहीन है। उसने पहले की लड़ाई देखी थी और पहले से ही हताहतों की एक मोटी समझ थी। वह बस कहती है, परिवार ने एक पत्र भेजा है जिसमें कहा गया है कि जल्द ही सुदृढ़ीकरण आ जाएगा। एक बार जब वे आ जाते हैं तो हमें वापस लेना है और फेरबदल करना है। क्या सुदृढ़ीकरण के ठिकाने के बारे में कोई रिपोर्ट मिली है? उप कमांडर हल्के से सिर हिलाता है, बोलने ही वाला होता है कि अचानक सेना के तंबुओं के बाहर एक भोंपू बजता है। उन दोनों के भाव बदल जाते हैं और वे तेजी से हिलते हैं, हवा में कूदते हैं। आकाश में अपने सुविधाजनक स्थान से वे नागदर्रा मार्ग की दिशा से आते हुए कुछ बिंदुओं को देखते हैं। जैसे ही वे करीब आते हैं, वे एक युवक और युवती को एक सफेद लोमड़ी के साथ देखते हैं। नागदर्रा मार्ग से लोग कैसे आ सकते हैं? दोनों चौंक जाते हैं और तेजी से उनकी ओर उड़ते हैं। वे स्वर्ग द्वार दर्रे पर तैनात हैं, जिसे इन वर्षों में कुछ सुदृढ़ीकरण मिला है, लेकिन ज्यादा नहीं। ऐसा लगता है कि स्वर्ग द्वार दर्रे को छोड़ने का कुछ इरादा रहा है। नागदर्रा मार्ग, हालांकि, लंबे समय से राक्षसों के हाथों खो चुका है। यहाँ तक कि जो सैनिक सुदृढ़ीकरण के लिए आए थे, वे भी आमतौर पर नागदर्रा मार्ग के चारों ओर एक चक्कर लगाते थे। कुछ पहले से ही नागदर्रा मार्ग की रेत में खो चुके थे, भारी नुकसान उठा रहे थे। एक सैन्य शिविर, लीना और वीर। इस क्षण वीर और रश्मि पास आए, दोनों के चेहरे पर उलझन थी। उन्हें लगा था कि उनकी यात्रा के अंत में उन्हें अंबरगढ़ शहर मिलेगा, लेकिन इसके बजाय उन्होंने चारों ओर सैन्य तंबू, गड्ढों और दरारों से भरी जमीन, कुछ बिना छले हुए दानव शव और फटे हुए सैन्य ध्वज देखे। यह अनपेक्षित रूप से एक भीषण युद्धभूमि थी। फिर वीर ने रणभेरी की आवाज सुनी और 2 आकृतियों को आसमान से उतरते देखा। आप कौन हैं? लीना ने अपने सामने खड़े युवक को देखा, उसे लगा कि उसके चेहरे के नैन नक्श कुछ जाने पहचाने से हैं, और वह भ्रमित होकर माथे पर बल डाला। वीर बोलने ही वाला था, लेकिन फिर चुप हो गया। उसने कहा था कि वह अब ली उपनाम नहीं रखेगा। वह अपना परिचय कैसे दे? उसकी निगाहें थोड़ी खोई हुई थीं, लेकिन उसने तुरंत एक नाम सोचा और कहा, मेरा उपनाम जय है। आप मुझे जयवीर कह सकते हैं। मैं यहाँ आप लोगों को राहत देने के लिए अतिरिक्त बल के रूप में आया हूँ। जयवीर। लीना और उपसेनापति ने यह नाम पहले कभी नहीं सुना था, लेकिन वीर के अगले शब्द सुनकर उनके दिल में खुशी भर गई। उन्होंने वीर को पार करते हुए उसके पीछे दूर देखा। बाकी लोग कहाँ हैं? पीछे कुछ न देखकर दोनों हैरान हो गए। मैं ही हूँ, वीर ने कहा। दोनों दंग रह गए, उनका उत्साह तुरंत हवा हो गया जब उन्होंने वीर को देखा। बस तुम? सिर्फ मैं नहीं, वीर ने आगे कहा, यह मेरी तलवार सहायिका है और यह मेरा छोटा साथी है। हम तीनों। जहां तक फैंग की बात है, वह पहले ही पास में छिप गया था और यही कारण था कि वीर ने देवद्वार दर्रा आने की हिम्मत की। हालांकि वह अपने सामने के लोगों के सामने प्रकट नहीं हो सकता था। फैंग की पहचान को दुनिया तिरस्कार और उपेक्षा की दृष्टि से देखती थी। यह एक संवेदनशील मामला था। केवल उसके और दूसरे मालिक के बीच निजी लेन देन ही किसी और को पता नहीं था। अन्यथा यह एक बड़ा हंगामा खड़ा कर देता। वीर की बातें सुनकर लीना और उपसेनापति भौंचक के रह गए। उनके मौसम की मार झेल चुके सुन्न चेहरों पर आश्चर्य की झलक थी। चारों ओर फिर से देखते हुए, वास्तव में कोई और उपस्थिति नहीं थी, बस ये युवक, अतिरिक्त बल। लीना ने गुस्से में चिल्लाकर कहा, क्या तुम मजाक कर रहे हो? इतनी देर इंतजार करने के बाद, इतनी चाहत के बाद उन्हें बस एक किशोर मिला। उसके दिल में गुस्सा भड़क उठा। वीर ने सिर हिलाया और ईमानदारी से कहा, बिल्कुल नहीं। मैं वास्तव में कार्यभार संभालने के लिए यहाँ आया हूँ। अगले 3 साल तक मैं इस जगह की रक्षा करूंगा, जब तक मैं मर न जाऊं। तुम्हें लगता है कि तुम 3 साल तक रक्षा कर सकते हो? लीना को इतना गुस्सा आया कि वह लगभग हंस पड़ी। एक अकेला व्यक्ति एक सूने शहर की रक्षा कर रहा है, ये दावा तो वह भी नहीं कर सकती। मिस लीना शायद सच में पागल हो गई हैं। लीना ने वीर पर और ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय उपसेनापति से कहा, घोड़े पर संदेश वापस भेजो और पता लगाओ कि वरुण का इससे क्या मतलब है। क्या वह वास्तव में हमें छोड़ने के लिए तैयार है या उसका कोई और इरादा है? उपसेनापति ने स्वीकार किया और जाने ही वाला था। अचानक एक आकृति तेजी से नीचे उतरी और उनके सामने आ गई। वह युद्ध कवच पहने एक बूढ़ा व्यक्ति था। उसके बाल सफेद थे और उसकी निगाह स्थिर और संयमित थी। उसने पहले वीर पर एक नजर डाली, फिर लीना को झुककर प्रणाम किया और कहा, मिस। लीना को उस व्यक्ति से भी वही अमर ऊर्जा आती महसूस हुई और उसने करीब से देखा, फिर भी वह पहचान नहीं पाई कि वह कौन है। उसके बगल में खड़े उपसेनापति ने उसे पहचान लिया और चिल्लाया, क्या आप सेनापति हीरालाल हैं?
हीरालाल नाम सुनकर लीना ने संक्षेप में विचार किया, फिर उसके चेहरे पर हैरानी छा गई। जब वह अभी भी युद्ध क्षेत्रों में प्रशिक्षण ले रही थी, तब तक हीरालाल बाहर नाम कमा चुके थे। वह ली परिवार की पिछली पीढ़ी के थे, उनके दूसरे चाचा और अन्य लोगों के समकालीन। लेकिन उनका जन्म एक उपपत्नी से हुआ था। उस पीढ़ी के उपपत्नियों के बच्चों में हीरालाल उन कुछ प्रतिभाशाली लोगों में से एक थे। मिस लीना, क्या मैं आपसे निजी तौर पर बात कर सकता हूँ? हीरालाल ने कहा। लीना थोड़ी परप्लेक्स थी, लेकिन फिर भी वह उनके पीछे पीछे उड़कर एक तरफ चली गई। वीर और उपसेनापति जहां थे वहीं रहे। वीर को बुजुर्ग के अचानक आने पर कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि यह उनकी पहली करीबी मुलाकात थी, लेकिन वह 5 दिनों से शक्तिनगर से पूरे रास्ते उनका पीछा कर रहा था। फैंग ने जो बताया उसके अनुसार ये सबसे अधिक संभावना वरुण द्वारा उन्हें गुप्त रूप से बचाने के लिए भेजा गया व्यक्ति था। वीर को इस बारे में कुछ महसूस नहीं हुआ। रास्ते में अधिकांश दानवों को फैंग और उसने खुद ही निपटाया। एक बार जब उसकी चोटें ठीक हो गईं, तो अमर क्षेत्र से नीचे के दानवों को फैंग के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होगी। इस क्षण, जब दूसरा पक्ष उस छोटी चाची के साथ निजी बातचीत कर रहा था, वीर ने उपसेनापति से भी पूछा, क्या नागदर्रा मार्ग के अंत में अंबरगढ़ शहर नहीं है? वहां पहुंचने में कितना समय लगेगा? उपसेनापति ने गंभीरता से कहा, जिस जगह पर आप अभी खड़े हैं, वह अंबरगढ़ शहर है। वीर दंग रह गया और हैरानी से उसकी ओर देखा। फिर उसने चारों ओर देखा। शहर कहाँ था? सैकड़ों वर्षों के युद्ध और दानवों के लगातार भीषण हमलों के कारण अंबरगढ़ शहर मौसम की मार झेल चुका है और उसे बहुत अधिक गंभीर नुकसान हुआ है। अब इसमें शहर की दीवारों की मरम्मत करने या जादुई पैटर्न को फिर से बनाने की ताकत नहीं है। पूरा शहर मिटा दिया गया है। उपसेनापति ने कहा, अब केवल वह जगह बची है जिसे एक शहर माना जा सकता है, और यह वह जगह भी है जहां हम पहरा देते हैं। ये कहकर उसने थोड़ी दूर एक छोटे टीले की ओर इशारा किया। वीर ने देखा और चौंक गया। छोटा टीला केवल कुछ मीटर ऊंचा था और एक थप्पड़ से आसानी से ढह सकता था। यह अंबरगढ़ शहर था। वह सीमावर्ती दर्रे पर भीषण युद्ध से अवगत था, लेकिन उसने कल्पना नहीं की थी कि यह इतनी भयावह स्थिति में होगा। एक पूरे शहर को जबरन समतल जमीन में बदल दिया गया था। तो आप कह रहे हैं, जब आप बिना किसी आड़ के यहाँ तैनात होते हैं, तो आप बस दानव हमलों का सामना करते हैं? वीर ने पूछा। उपसेनापति ने भावहीन चेहरे के साथ जवाब दिया, हमारे पास एकमात्र दीवार हमारा शरीर है। ये सुनकर वीर चुप हो गया और कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद लीना और हीरालाल दोनों वापस आ गए। लीना ने जटिल अभिव्यक्ति के साथ वीर को देखा और कहा, तो तुम वास्तव में वीर हो? वीर ने वृद्ध हीरालाल की ओर देखा, यह अनुमान लगाते हुए कि उसने इस छोटी चाची को मामले के बारे में बताया होगा। यह मैं हूं। अब आपको विश्वास हो गया है ना? अब आप अपने सैनिकों को वापस बुला सकती हैं। लीना की आंखें जटिल और दुख से भरी थीं जब उसने कहा, 7वें चाचा इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? ये केवल एक छोटा सा असंतोष था। यह इस तरह क्यों हुआ? 5वें चाचा, दूसरे चाचा और मेरी सबसे बड़ी भाभी का क्या? क्या उन्हें कोई परवाह नहीं है? वीर ने थोड़ा सिर हिलाया, इन मामलों को फिर से उठाना नहीं चाहता था। वीर, तुम बहुत जल्दबाज हो। तुम्हें जल्दी वापस जाना चाहिए, या अगर तुम यहाँ रुके तो मर जाओगे। लीना ने कहा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसे पहले युवक से समानता महसूस हुई। हालांकि यह उनकी पहली मुलाकात थी, वह नहीं चाहती थी कि उसका भतीजा मूर्खतापूर्ण काम करे। कोई बात नहीं। वीर ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, यहाँ मरकर मुझे कम से कम एक शहीद माना जा सकता है। कहीं और मरकर मैं कुछ भी नहीं होऊंगा। तुम इतने हठी क्यों हो बच्चे? तुम्हारे पिता वास्तव में तुम्हें नहीं मारेंगे। लीना ने दुख भरे चेहरे से कहा। वीर ने सिर हिलाया और जवाब दिया, चाची, देर हो रही है। आपको जल्द से जल्द पीछे हटना चाहिए। मैंने सुना है कि ये सैनिक कई वर्षों से इस जगह की रक्षा कर रहे हैं। उन्हें वापस जाना चाहिए और अपनी पत्नियों, बच्चों और माताओं को देखना चाहिए। ये सुनकर उसके बगल में खड़ा उपसेनापति कांप गया और उसका सुन्ना, फटा हुआ चेहरा थोड़ा नम लग रहा था। लीना एक पल के लिए चुप रही, फिर सिर हिलाया, बाकी पीछे हट सकते हैं, लेकिन मैं नहीं हटूंगी। उसने अपने पीछे छोटे टीले पर देखा। हालांकि इसे अब एक शहर नहीं माना जा सकता। ये वह जगह थी जिसकी उसके तीसरे और छठे भाई ने अपने जीवन की कीमत पर रक्षा की थी। वह अपने जीवन के आखिरी पल तक यहाँ लड़ना चाहती थी। यहाँ के सैनिकों की वीर आत्माओं को अभी भी किसी की संगत की जरूरत है। लीना की आंखें तेज और ईमानदार थीं जब उसने धीरे से कहा, मैं अतिरिक्त बल के आने पर रहने और लड़ाई जारी रखने की योजना बना रही थी, लेकिन चूंकि अब केवल तुम हो, चाची यहीं रहेंगी और तुम्हारे साथ दानवों से लड़ेंगी। हम जितने मार सकते हैं मारेंगे। यह महान आर्यावर्त साम्राज्य की भूमि है और वह जगह जिसकी ली परिवार ने कई वर्षों तक रक्षा की है। जब तक शाही फरमान न हो, हम एक इंच भी नहीं छोड़ेंगे। उसकी निगाहों से एक तेज चमक निकल रही थी और उसकी महिला आकृति एक महान दीवार की तरह ऊंची खड़ी थी। टुकड़ी की वापसी की खबर फैली और कई सैनिक जो अपने तंबू में बेचैनी से आराम कर रहे थे और ठीक हो रहे थे, स्तब्ध होकर बाहर निकले। केवल जब कई लेफ्टिनेंटों ने जोर से और बार बार घोषणा की, तभी उनके सुन्न चेहरों पर जीवन की एक झलक उभरनी शुरू हुई, जिसके बाद शोकपूर्ण विलाप और सिसकियों का सैलाब आ गया। कई सैनिकों ने अपने सिर पकड़ लिए और फूट फूट कर रोए, जबकि अन्य सीधे सामूहिक कब्रों की ओर भागे, अपने पूर्व कॉमरेड्स इन आर्म्स को पाया, हंसे और रोए, और फिर कब्रों के सामने की पीली मिट्टी की एक मुट्ठी भर ली और घर ले जाने के लिए उसे अपने कवच में छिपा लिया।
कमांडर को रिपोर्टिंग। रेड कैरेक्टर कैंप की समूची रक्षा सेना, जिसकी संख्या 1 लाख थी, अब 9623 रह गई है। सभी ने पुनर्गठन कर लिया है। आपके आदेश का इंतजार है। एक मध्यम आयु वर्ग का लेफ्टिनेंट, ली परिवार का एक कोलेटरल सदस्य, लीना के सामने आया। उसकी आवाज फटी हुई लेकिन दृढ़ थी जब उसने बात की। हालांकि उसकी आंखें पहले ही नम थीं। लीना का चेहरा, जो चांद जितना पीला था, थोड़ा कांप गया, और उसकी निगाह उसके सामने खड़े उपसेनापति से लेकर उसके पीछे के चेहरों पर गई, थके हुए, पीले, फिर भी आशा के आंसुओं से भरे हुए। आखिरकार उसकी निगाह दूर की सामूहिक कब्रों पर टिक गई। बाकी 90,000 को पहले ही यहां दफनाया जा चुका था। वे सैनिक थे जिन्हें उसने व्यक्तिगत रूप से एक एक करके प्रशिक्षित किया था। कब्रों के विशाल विस्तार में केवल 90,000 ही नहीं थे, बल्कि उसके तीसरे और छठे भाई के नेतृत्व वाली बटालियन के लोग भी थे, जो दूर दूर तक इस भूमि में दफन थे। यहां तक कि आमतौर पर निर्विकार रहने वाली लीना भी इस क्षण अपनी आंखें लाल होने से नहीं रोक पाई। उसने अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया, एक गहरी सांस ली और चिल्लाई, मैं ये घोषणा करती हूँ, रक्षा सेना आज अपने घर की यात्रा शुरू करती है। घर जा रहे हैं। वाक्यांश 9632 सैनिकों के कानों में गूंजता रहा, उनकी आंखों में आंसू भर आए। समूची रक्षा सेना ने आदेश प्राप्त किया। तीनों लेफ्टिनेंटों ने सभी सैनिकों के साथ एक स्वर में दहाड़ लगाई। सभी में उन्होंने यहां दफन 90,000 से अधिक आत्माओं को भी शामिल किया, जिनकी आत्माओं को वे भी घर ले जाएंगे। आखिरकार वे घर वापसी की यात्रा पर निकल सकते थे। उत्साहित और आंसू भरी आवाजों के बीच एक लेफ्टिनेंट आगे बढ़ा, लीना को झुककर प्रणाम किया और फिर पूछा, कमांडर, हमारे अतिरिक्त बल का क्या हुआ? अतिरिक्त बल? लीना ने अपने बगल में खड़े वीर की ओर रुख किया और कहा, वह तुम्हारी जगह अतिरिक्त बल के रूप में यहां आया है। लेफ्टिनेंट ने वीर को देखा, उसका शरीर कांप उठा। क्या उनकी जगह वास्तव में इस बच्चे को लिया जा रहा था? कमांडर, ये और कोई सवाल नहीं, जाओ, जल्दी घर जाओ। अंधेरा होने पर यात्रा करना मुश्किल है, लीना ने कहा। उसकी अभिव्यक्ति कठोर और उदासीन हो गई। ये देखकर लेफ्टिनेंट और कुछ कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने सिर हिलाया, वीर पर एक और नजर डाली ताकि युवक की सूरत उसकी याद में छप जाए। दोनों के बीच की बातचीत अन्य सैनिकों ने सुन ली, जो अपने शुरुआती उत्साह के बाद हैरान थे। वे सभी पीछे हट रहे थे और इस जगह को एक बच्चे के लिए छोड़ा जा रहा था। कई सैनिकों ने चिंतित होकर स्पष्टीकरण के लिए चिल्लाया, दूसरों ने कहा कि अगर ऐसा है तो वे भी रुकेंगे। लेकिन लीना ने बस एक ठंडा चेहरा रखा और कोई जवाब नहीं दिया। कई लेफ्टिनेंटों के चिल्लाने के तहत सभी को अंततः अपने कवच और उपकरण इकट्ठा करने के लिए भेज दिया गया और फिर घर के लिए निकल पड़े। वीर ने चुपचाप सैनिकों को गुजरते देखा, इंतुई वेटरन्स पर धूल और खून की तेज गंध महसूस की। छोटी सफेद लोमड़ी उसके पैरों के पास दुबकी हुई थी, बहुत अच्छे व्यवहार वाली। रश्मि, दूसरी ओर, अपनी तलवार पकड़े हुए वीर के पीछे चुपचाप खड़ी थी। छोटी लड़की, इन सैनिकों के निशान, क्षतिग्रस्त कवच और मुड़ी हुई तलवारें देखकर उसके दिल में थरथराहट हुई और वह कांप उठी, उसकी आंखें लाल हो गईं। कमांडर, क्या आप नहीं जा रही हैं? एक और उपसेनापति ने लीना को देखा और खुद को पूछने से नहीं रोक पाया। लीना ने थोड़ा सिर हिलाया, तुम सब पहले जाओ, मैं बाद में आऊंगी, मेरा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। वह जानती थी कि अगर उसने कहा कि वह यहीं रहेगी, तो इनमें से आधे से अधिक सैनिक भी उसके साथ रुकना चाहेंगे, भले ही वह उन्हें भगाने की कोशिश करे। आखिरकार वे वर्षों से कंधा मिलाकर लड़े थे, वे आसानी से त्याग की बात कैसे कर सकते थे? ये शब्द सुनकर उपसेनापति झिझका, फिर वीर पर एक नजर डाली, फिर भी वह समझ नहीं पाया कि कोई ऐसा व्यक्ति जो एक धनी युवा मालिक जैसा दिखता था, उसे अतिरिक्त बल के रूप में यहाँ क्यों भेजा गया था, इस एकल बंजर भूमि शहर की रक्षा के लिए। लेकिन लीना के स्पष्टीकरण के बिना वे कारणों का अनुमान नहीं लगा सकते थे। सैन्य आदेश पहाड़ों जैसे थे, उन्हें केवल निष्पादित किया जा सकता था। जैसे ही 9000 से अधिक लोग चले गए, शिविर अचानक शांत और खाली हो गया। केवल लीना, वीर, रश्मि और एक छोटी लोमड़ी बची थी। हीरालाल का ठिकाना अज्ञात था। उसने लीना को निजी तौर पर बताया था कि वह केवल गुप्त रूप से कार्रवाई करेगा, और ऐसा तभी करेगा जब वीर का जीवन खतरे में होगा और किसी और चीज के लिए नहीं। लीना के पास इस बारे में कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने हीरालाल के माध्यम से वीर और उसके साथ में भाई के मामलों के बारे में जान लिया था, लेकिन चूंकि वह सीधे तौर पर शामिल नहीं थी, इसलिए वह विशिष्टताओं को नहीं जानती थी। उसका एकमात्र विचार इस अकेले शहर की रक्षा करना था। वीर की स्थिति समझाने के अलावा हीरालाल ने उसे एक संदेश भी दिया था। वह ये था कि आर्यावर्त में हर जगह धुआं और आग उठ रही थी, और दानवों ने विभिन्न स्थानों पर अराजकता पैदा कर दी थी। सम्राट यू पहले से ही देवद्वार दर्रे को अस्थायी रूप से छोड़ने और अलग रखने पर विचार कर रहे थे। वे इसे तब वापस लेंगे जब भविष्य में आर्यावर्त अपनी शक्ति पुनः प्राप्त करेगा। इस प्रकार, यदि यह जगह गिर जाती है तो वे किसी को दोष नहीं देंगे, और यदि कोई सजा करनी होगी तो वरुण उसे सहन करेंगे। चूंकि वरुण ने उत्तरी यान में महान योगदान दिया था, उन्हें अधिक से अधिक एक फटकार मिलेगी, उनका कुछ वेतन काटा जाएगा, तथा कथित सजा अन्य अधिकारियों के लिए केवल एक प्रदर्शन थी। दूसरे शब्दों में, ये जगह पहले ही एक त्यागा गया क्षेत्र बन चुकी थी। अब कोई अतिरिक्त बल नहीं आएगा। हीरालाल ने उसे सूचित किया था कि लीना किसी भी समय जा सकती है और उसे अपना जीवन यहाँ नहीं खोना चाहिए।
लेकिन जाना, लीना ने कब्रों के अंधेरे विस्तार को देखा। उसकी आंखों के सामने उसके तीसरे और छठे भाई के दृश्य थे जिन्होंने कभी यहाँ पिया और लड़ा था, अपने जीवन का बलिदान दिया था, और इस क्षेत्र का हर इंच उनके सैनिकों के खून से सना हुआ था। सम्राट यू इसे छोड़ना चाहते थे, उसका सातवां भाई इसे छोड़ना चाहता था, लेकिन वह इसे छोड़ना नहीं चाहती थी। लीना ने एक गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं पर लगाम लगाई और शिविर में चली गई। हालांकि वे सैनिक चले गए थे, कुछ तंबू पूरी तरह से उतारे नहीं गए थे, और दानवों को यह विश्वास दिलाने के लिए एक झांसे के रूप में यहाँ छोड़ दिए गए थे कि उनके पास एक बड़ी सेना है। अपनी पसंद का कोई भी तंबू ढूंढ लो, यहाँ की स्थितियां खराब हैं। जब से शहर तोड़ा गया है, यहाँ कोई नागरिक नहीं है, उन सभी को एक दशक से भी पहले स्थानांतरित कर दिया गया था। लीना ने संयोगवश वीर से कहा, फिर सीधे शिविर में चली गई। वीर ने सिर हिलाया, चारों ओर देखा, और फिर दूर कब्रों के ऊबड़ खाबड़ टीलों को देखा। वह रश्मि और छोटी सफेद लोमड़ी को लेकर वहां गया। उसकी निगाह लकड़ी के पट्टों पर खुदे हुए नामों या एकीकृत शीर्षकों पर घूम रही थी। ठंडी हवा चल रही थी, जिससे वीर को रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हो रही थी। क्या ये सभी नायक हैं जो यहाँ युद्ध में मारे गए? रश्मि का सुंदर चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से अपना मुंह ढक लिया और कांपते हुए कहा। उसने अपनी आंखों से देखा, केवल 1 लाख नहीं बल्कि अनगिनत कब्रें। सदमा अवर्णनीय था। छोटी सफेद लोमड़ी जिसे हर जगह कूदना पसंद था, वह भी गतिहीन थी, चुपचाप वीर के पैरों के पास बैठी थी, चुपचाप देख रही थी। वीर कुछ देर के लिए शांत हो गया। वह यहाँ केवल अपने ही खून और मांस के एक कर्ज को चुकाने आया था। एक बार जब 3 साल पूरे हो जाएंगे तो कर्ज चुका दिया जाएगा। हालांकि यहाँ के असंख्य सैनिकों को देखकर उसे अचानक लगा कि खून और मांस के कर्ज को चुकाने के अलावा यहाँ आने का कोई अन्य अर्थ भी हो सकता है। इन 3 वर्षों के दौरान ऐसा लगा उसे कुछ और करना चाहिए। यह अफसोस की बात है कि उसका खेती का स्तर अभी भी बहुत कमजोर है। स्वर्गीय मास्टर क्षेत्र में कोई भी क्षेत्र के भीतर एक पंथ स्थापित कर सकता था, लेकिन इस खतरनाक सीमावर्ती दर्रे में कोई भी किसी भी क्षण नष्ट हो सकता था, और उसे अभी भी फैन के गुप्त संरक्षण की आवश्यकता थी। केवल 3 अमर क्षेत्रों तक पहुंचने से ही उसे खुद को बचाने की शक्ति मिलेगी। मेरी खेती बहुत धीरे धीरे सुधर रही है। वीर की आंखें गहरी हो गईं। हालांकि 14 साल की उम्र में स्वर्गीय मानव क्षेत्र में प्रवेश करना चौंकाने वाला प्रतिभाशाली था, लेकिन उसकी वर्तमान स्थिति के लिए यह अभी भी पर्याप्त नहीं था। उसे मजबूत बनने और तेज सुधार करने की जरूरत थी। वीर ने एक गहरी सांस ली, कब्रिस्तान छोड़ दिया और शिविर में आया। उसने दूसरे तंबू की तलाशी ली, लेकिन उसे कोई खाना या पीने का सामान नहीं मिला। जैसे ही वह गुजरा, उसने लीना की आकृति को अंबरगढ़ शहर चिन्हित एक छोटे टीले पर बैठा देखा, अपनी तलवार की धार को पोंछते हुए। बड़ी लीना, वीर ने पुकारा और पास आया। लीना ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और पास आते युवक को देखा, माथे पर बल डाला। तुम्हें मुझे चाची बुलाना चाहिए। मैं अबली परिवार का सदस्य नहीं हूं, वीर ने कहा। लीना ने हीरालाल की बातों के बारे में सोचा। उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी गहरी हुई और उसने पूछा, यह इस तरह क्यों हुआ है? वीर ने थोड़ा सिर हिलाया, इसे उठाना नहीं चाहता था, और पूछा, लगभग रात हो चुकी है, क्या तुम्हें भूख लगी है? मैं कुछ खाने के लिए ढूंढता हूँ। रात करीब आ रही है और दानव घूम रहे हैं। सबसे अच्छा होगा अगर तुम अकेले न जाओ, लीना ने कहा। वह जानती थी कि हीरालाल परछाई में वीर की रक्षा करेगा, लेकिन वह नहीं चाहती थी कि वीर अंधाधुंध खतरे का सामना करे। वीर ने ऊपर देखा कि चांद उग रहा है और तारे चमकने लगे हैं। वह हल्का सा मुस्कुराया, छोटे टीले से दूर मुड़ा, और रश्मि और छोटी सफेद लोमड़ी को लेकर वह लक्ष्यहीन ढंग से शिविर से होते हुए घूमता रहा, तंबू के अंदर और बाहर जाता रहा। तंबू सफाई से व्यवस्थित थे, लेकिन कुछ टूटे हुए कवच और सड़े हुए बदबूदार कपड़े पीछे छोड़ दिए गए थे। वीर को एक खाना पकाने का क्षेत्र मिला, जहां उसने टिटोलकर नमक के कुछ डिब्बे पाए। एक मुस्कान के साथ उसने अपनी दिव्य आत्मा को बुलाया, जो सभी दिशाओं में घूम रही थी, और जल्द ही शिविर के चारों ओर जंगल में एक दानव जानवर पाया। वह नीचे झुका और जमीन से एक टूटा हुआ ब्लेड का टुकड़ा उठाया और उसे एक पत्थर उछालने की तरह फेंक दिया। टुकड़ा तुरंत हवा में उड़ गया, 30 कोस दूर दिखाई दिया, और एक झटके के साथ उसने दानव जानवर के मस्तिष्क को सटीक रूप से छेद दिया। जानवर का शरीर 2 बार कांपा और फिर उसका जीवन समाप्त हो गया। वस्तु हेरफेर की शक्ति का उपयोग करते हुए वीर ने उसके शव को खींच लिया। ये लगभग 3 टन वजन का एक दानव जानवर था, जो बाहर निकले हुए दांतों वाला एक सुअर या शेर जैसा दिखता था। वीर ने रश्मि की अतिरिक्त तलवार ली, उसे एक कसाई के चाकू के रूप में इस्तेमाल किया, और जल्दी से प्राणी के अंदरूनी हिस्सों को संसाधित किया, फिर उसे टुकड़ों में काट दिया। रश्मि, आग जलाने में मदद करो। ठीक है। उनकी यात्रा के दिनों में रश्मि वीर की सहायता करने की आदी हो गई थी। उसने सिर हिलाया, चारों ओर कुछ जलाओ लकड़ी ढूंढी, और जल्द ही एक अलाव शुरू कर दिया। वीर ने तब तक दानव जानवर को तैयार कर लिया था, सबसे अच्छे हिस्सों का चयन किया और जमीन से तेज की गई छड़ियों या टूटी हुई भालों का उपयोग करके मांस को सीकों पर पिरोया और आग पर भुना। नमक और मसालों के साथ वीर ने खाना पकाने को सरल रखा, लेकिन जैसे ही भुनते हुए मांस से चर्बी टपकने लगी, एक स्वादिष्ट खुशबू हवा में फैल गई। जब दानव मांस भुन रहा था, वीर एक तंबू में गया। उसने कुछ देर के लिए काले और पीले रंग के पैटर्न वाले तंबू की जांच की, उसे पैक कर लिया, फिर अपनी तलवार का उपयोग करके उसे काटा, उसे कपड़े के कई साफ टुकड़ों में छांटा। फिर उसने दानव जानवर की फर से एक ब्रश बनाया और उसके खून को स्याही के रूप में उपयोग करके कपड़े पर चित्रकारी शुरू कर दी। तुम क्या कर रहे हो?
खुशबू से आकर्षित होकर लीना टीले से नीचे उतरकर चुपचाप अलाव के पास आ गई थी। उसने अप्रत्याशित रूप से वीर से पूछा, जो अपने काम में व्यस्त था। वीर ने उसकी ओर देखा, मुस्कुराया और कहा, आपकी रक्षा सेना पीछे हट गई है, सैन्य ध्वज के साथ। मैं एक नया युद्ध बैनर बना रहा हूँ। मेरे सभी ध्वज नहीं लिए गए थे, कुछ यहीं छोड़ दिए गए थे, लीना ने कहा। वीर हल्का सा मुस्कुराया, वे आपके हैं। ये युद्ध बैनर मेरा है। ओह, लीना हैरान लग रही थी। तब तक वीर ने लिखना भी समाप्त कर लिया था। उसने अपनी शक्ति जारी की, कपड़े पर खून को सुखाया, फिर अपने हाथ से इशारा किया, अपनी शक्ति को कई कोस जंगल में वस्तुओं में हेरफेर करने के लिए बढ़ाया, कई पेड़ों को काट दिया और उन्हें बाहर खींचा। पेड़ों को जल्दी से छड़ियों में तराशा गया। वीर ने उन्हें एक सिरे पर अतिरिक्त कपड़े से लपेटा, उन्हें वहां बांध दिया और दूसरे सिरे को जमीन में लगा दिया, उन्हें खड़ा कर दिया। इस प्रकार एक अस्थायी युद्ध बैनर बनाया गया। कपड़ा नीचे लटका हुआ था, रात की हवा में फड़फड़ा रहा था। दानव जानवर के खून से लिखे गए 2 बड़े अक्षर हिलते हुए और खुद को प्रकट कर रहे थे। हाउतियान। लीना कुछ देर तक वहीं स्तब्ध खड़ी रही, फिर वीर की ओर देखा, क्या तुम वास्तव में 15 कोस क्षेत्र के हो? वीर ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं स्वर्गीय मानव क्षेत्र में हूं, उसने सच्चाई से कहा। लीना की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं और वह मौके पर ही जम गई। स्वर्गीय मानव क्षेत्र। हीरालाल ने उसे वीर की खेती के बारे में सूचित नहीं किया था, केवल घर के भीतर की कुछ घटनाओं के बारे में बताया था। वह अपना अधिकांश समय सीमावर्ती दर्रे पर बिताती थी और क्षेत्र के भीतर की खबरों से बड़े पैमाने पर कटी हुई थी। हर दिन दानवों के खिलाफ रक्षा करने में व्यस्त थी, क्षेत्र के भीतर के मामलों की कम परवाह करती थी। 14 साल की उम्र और पहले ही वह देवमानव क्षेत्र में। लीना को अब भी याद था वह साल और महीना जब वीर का जन्म हुआ था, वही साल जब उसके 9वें भाई ने युद्ध में प्राण त्यागे थे। तब से 14 साल बीत चुके थे। लीना को यह भी याद था कि विपुल जैसा प्रतिभाशाली भी 17 साल का था जब उसने दिव्य गुरु क्षेत्र में कदम रखा था। और अब सामने खड़ा ये युवक केवल 14 में ही उस मुकाम पर था। पूरे 3 साल आगे, इतनी प्रतिभा के साथ, तुम निश्चित रूप से रणवीर परिवार की इस पीढ़ी के सच्चे ड्रैगन हो, है ना? लीना ने होश में आकर पूछा। ऐसा अनमोल रत्न, और उन्होंने उसे देवद्वार दर्रा के बाहर छोड़ दिया। उसका 7वां भाई क्या सोच रहा था? सच्चा ड्रैगन। वीर के होंठ हल्के से मुड़े, उसने मुस्कुराते हुए कहा, प्रतिभा तो बस प्रतिभा है, इसमें आश्चर्यचकित होने जैसा कुछ नहीं है। रणवीर परिवार का सच्चा ड्रैगन कोई बड़ी बात नहीं है। मायने तब रखता है जब आपके पास वास्तविक और ठोस शक्ति हो। लीना ने अवाक होकर कहा, तुम्हारे लिए ये कहना आसान है जब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। प्रतिभा तो बस प्रतिभा है, से तुम्हारा क्या मतलब है? किनारे पर खड़े होकर प्रतिभा को नकारना आसान है। 15 कोस क्षेत्र तक पहुंचना शायद प्रतिभा और कुल के पोषण का परिणाम हो, लेकिन देवमानव क्षेत्र तक पहुंचना सिर्फ प्रतिभा से आसानी से नहीं समझाया जा सकता। इसके लिए हजारों में एक जैसी अंतर्दृष्टि और बोध की आवश्यकता होती है। हजारों में एक ज्यादा नहीं है, वीर ने उदासीनता से कहा। रणवीर परिवार के बेटों में हजारों में एक की प्रतिभा होना आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन तुम्हारी इस अभूतपूर्व और अतुलनीय प्रतिभा जैसा शायद महान आर्यावर्त साम्राज्य के 1000 सालों के योद्धाओं में अरबों में एक होगा। लीना ने खुद को रोक न पाए और कहा। वीर ने हल्का सा सिर हिलाया, इस विषय पर अब और चर्चा नहीं करना चाहता था। उसने बस अपने हाथ में सादा सा बैनर लहराया और कहा, ये कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा नहीं है, लीना ने एक नज़र देखकर टिप्पणी की, सच्चाई से बोलते हुए। वीर हंस पड़ा, यह मानते हुए कि यह वास्तव में तंबू के कपड़े से जल्दबाजी में बनाया गया था और निश्चित रूप से प्रभावशाली या सुसज्जित नहीं था। फिर भी उसने उम्मीद की कि ऐसा होने पर भी ये बैनर राक्षसों को भयभीत करेगा। लीना ने ग्रिल पर भुन रहे मांस को देखा और कहा, मैंने पहले भी सिंहखुर राक्षस खाया है, उसका स्वाद इतना अच्छा कभी नहीं था। वह इसलिए क्योंकि उसे मैंने नहीं बनाया था। वीर ने मुस्कान के साथ कहा, उसकी आंखों में एक रसोइये का उत्साह और आत्मविश्वास था। लीना ने उसे एक नजर दी पर कुछ नहीं कहा। वह बस टिमटिमाती अलाव को देखती रही और युद्ध के आदि उन सुन्ना उदासीन आंखों में एक चमक उभरती हुई प्रतीत हुई। पाककला अनुभव जोड़ 182। पाककला अनुभव पूर्ण है, कृपया जल्द से जल्द उन्नयन करें। खाना पकाना समाप्त हुआ और 2 सूचनाएं वीर की आंखों के सामने चमकी, जो अब उसके लिए एक सामान्य घटना थी। पाककला ही उसका एकमात्र कलात्मक कौशल था जो वर्तमान में 6ठे चरण पर था। लेकिन अनुभव पहले ही पूरा हो चुका था और केवल मन की आध्यात्मिक जागृति से ही वह 7वें चरण में प्रगति कर सकता था। हालांकि उसे अभी तक इस तरह की जागृति की विधि नहीं मिली थी। ये तीसरे चरण तक पहुंचने के लिए पर्याप्त एकाग्रता और जुनून की आवश्यकता से अलग था। तब इच्छानुसार शौकीन होना ही पर्याप्त था। इसमें विरक्ति का एक निश्चित स्तर भी आवश्यक था, जो एक महागुरु के रूप में मूल स्थापित करने के समान था। लेकिन जीवन में पसंद के बारे में बात करना आसान है, विरक्ति हालांकि अधिक कठिन है। वीर अभी भी पाककला में पारंगत होने के मार्ग की खोज कर रहा था। उसने पहले प्रत्येक शिविर में तंबू देखे थे। सीमा चौकी होने के कारण उम्मीद के मुताबिक वहां कोई शतरंज बोर्ड नहीं था, न ही पेंटिंग के लिए कागज, और जो कुछ स्याहीदान और ब्रश मिले भी वे सैन्य खुफिया जानकारी रिकॉर्ड करने और संदेश भेजने के लिए रखे गए थे। इस समय उसके पास 6 अलग अलग कलात्मक कौशल थे। शतरंज ताओ 5वें चरण पर, चित्रकला कला 5वें चरण पर और मत्स्य ताओ 5वें चरण पर। साथ ही काव्य और ग्रंथ तीसरे चरण पर, संगीत लय तीसरे चरण पर और पाक कला 6ठे चरण पर।
उत्कृष्टता और आध्यात्मिक जागृति की स्थिति तक पहुंचे बिना उसका शारीरिक शरीर पथ और तलवारबाजी भी छठे चरण पर अटके हुए थे और आगे बढ़ने में असमर्थ थे। तत्काल कार्य सातवें चरण तक पहुंचने के लिए एक कला रूप को उत्कृष्टता और आध्यात्मिक जागृति के बिंदु तक संघनित करना था। वीर ने इस पर विचार किया और यहाँ की शुरुआती परिस्थितियों को देखते हुए शतरंज ताओ और चित्रकला कला को फिलहाल रोका जा सकता था। पाक कला के अलावा मत्स्य ताओ एक सफलता का प्रयास करने के लिए सबसे उपयुक्त कौशल था। 15 कोस क्षेत्र तक पहुंचने के बाद वीर अब मछली पकड़ने के लिए फिशिंग रॉड पर निर्भर नहीं था। एक रॉड से वह केवल शक्ति मार्ग क्षेत्र या जोतियान क्षेत्र के छोटे राक्षसों को ही पकड़ सकता था। महान राक्षसों को हुक करना बहुत मुश्किल था जब तक कि वह वास्तव में एक अप्रत्याशित पकड़ न हो। एक मछली पकड़ने वाली छड़ी या लाइन के बिना वीर अभिनव की तरह अपनी खुद की ऊर्जा को एक लाइन में संघनित करके सभी दिशाओं में मछली पकड़ सकता था। मछली पकड़ने के लिए झील का होना आवश्यक नहीं था। पहाड़ों, जंगल, कहीं भी जहां जीवों को पकड़ा जा सकता था, मत्स्य पालन अनुभव जमा हो सकता था। जैसे बच्चे खेतों में मेढक पकड़ने के लिए हुक का उपयोग करते हैं या उनके बिलों से ईलों को लुभाते हैं, वह भी मत्स्य पालन का ही एक रूप है। मत्स्य पालन क्या है? घात लगाकर हमला करना। वीर ने नक्काशी जैसी नई कलात्मक कौशल सीखने पर भी विचार किया, लेकिन वर्तमान में उसके पास कौशल अंक की कमी नहीं थी और इसके अलावा तीसरे चरण तक नक्काशी के लिए अभी भी आगे बढ़ने के लिए दिल के जुनून की आवश्यकता होगी, जिसमें कुछ समय लगेगा। इस खतरनाक सीमांत पर उसे अकेले लड़ने की ताकत सुनिश्चित करने के लिए खुद को जल्दी से अमर क्षेत्र तक बढ़ाना था। उसी क्षण भुना हुआ मांस तैयार था। वीर के विचार लौट आए जब उसने पका हुआ मांस उतारा, पहले लीना को एक हिस्सा दिया, फिर उसने टुकड़ों में काटकर रश्मि और छोटी सफेद लोमड़ी को दिया और अंत में एक टुकड़ा उठाकर खुद खाने लगा। लीना ने इसे लिया, संक्षेप में धन्यवाद दिया और फिर अपनी कटार से इसे सफाई से काटा, नोक से एक टुकड़ा पिरोया और अपने मुंह में रखा। लीना के चबाने में एक ध्यान देने योग्य विराम आया, जिसके बाद गति तेज हो गई। बुरा नहीं है। उसने थोड़ा सिर हिलाया, उसकी अभिव्यक्ति हल्की सी अनुमोदित थी, लेकिन उसकी आंखें संतुष्टि प्रकट कर रही थीं। वीर मुस्कुराया और खाते हुए पूछा, क्या तुम वास्तव में यहाँ रुककर मृत्यु तक रक्षा करने का इरादा रखती हो? शायद सेना में कई वर्षों के कारण लीना का व्यवहार और मुद्रा काफी मर्दाना थी और यहाँ तक कि उसके बैठने की स्थिति भी उसके बचपन में प्रदर्शित शालीनता को धोखा नहीं देती थी। तलवार अभ्यास को छोड़कर जब वह बैठती थी और कमल को शानदार आकर्षण के साथ सिलती थी। उसने लापरवाही से एक रेशा फाड़ दिया और कहा, मृत्यु तक रक्षा करना अतिशयोक्ति है। मैं बस इन भाइयों के साथ उनकी यात्रा में थोड़ा आगे बढ़ रही हूँ और संयोग से कुछ और राक्षसों को मार दूंगी। सहायता के बिना ये जगह अंततः गिर जाएगी। ये सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि मैं कितने को मार सकती हूँ। जैसे ही उसने बात की, उसकी आंखों में तीखी ठंडक की एक चमक अनजाने में कौंध गई। वीर ने सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा और मांस का अपना हिस्सा खत्म करने के लिए अपना सिर झुकाया। पेट भरने के बाद उसने एक और हिस्सा लिया, पत्तों में लपेटा और फेनिल के लिए अलग रख दिया। फिर वह उठा, अपने पीछे थाप दी। उसने जो कई खुरदरे बैनर बनाए थे उन्हें उठाया और शिविर से बाहर चला गया। रास्ते में शिविर के किनारों पर युद्ध बैनर लगाए गए। कुल मिलाकर 4 थे, प्रत्येक को एक व्यापक कोण में रखा गया था। बैनर, हालांकि शिविर की सामग्री से बने थे, उन पर मजबूत और शक्तिशाली अक्षर थे। आखिरकार वह काव्य और ग्रंथ के तीसरे चरण पर था। वीर ने उन पर नजर डाली और मुस्कुराया। यहाँ लगाए गए रक्षाह सेना के बैनरों की तुलना में वे वास्तव में थोड़े सूने लग रहे थे। बैनर लगाने के बाद वीर अलाव के पास लौट आया। उसने विभिन्न तंबुओं से एकत्र किए गए कुछ कागज, साथ ही अपने कलम, स्याही और स्याहीदान निकाले और उन्हें एक एक करके रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया। तुम क्या कर रहे हो? लीना ने उसे देखकर पूछा, क्या तुम घर लिख रहे हो? वीर ने हल्का सा सिर हिलाया। वह किसे पारिवारिक पत्र भेजेगा? दुनिया उसका घर था और इस समय ये जगह उसका घर था। ये वर्षा श्रावण मीनार की अभ्यास तकनीक हैं। तुम्हारा इरादा अभ्यास तकनीकों को रिकॉर्ड करने का है। उन्हें रिकॉर्ड करूंगा और फिर उन्हें रणवीर परिवार को लौटा दूंगा। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, हालांकि उसकी अभिव्यक्ति बहुत शांत रही। लीना ने वीर और वरुण के बीच के मामले के बारे में सोचा और उसका चेहरा हल्का सा बदल गया। क्या तुम वास्तव में परिवार के साथ संबंध पूरी तरह से तोड़ने का इरादा रखते हो? रक्त संबंध काटे नहीं जा सकते। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। वीर की आंखें सिकुड़ गईं और उसका स्वर ठंडा हो गया। शायद ये सिर्फ इतना है कि तुम्हारी तलवार काफी तेज नहीं है। लीना ने वीर के शब्दों में चुभन को महसूस किया और अपनी भौहें उठाईं, लेकिन उसने उससे कोई बहस नहीं की। वह समझती थी कि यह बच्चा अभी अभी घर से भागा है और उसके दिल में बड़ा आक्रोश होगा। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि अभ्यास तकनीकों को रिकॉर्ड करके तुम उन्हें लौटा दोगे? लीना ने कहा। वीर ने उदासीनता से जवाब दिया, तकनीकें जो मैं लौटाता हूं वे सभी मूल उन्नत संस्करण हैं, क्षतिपूर्ति के रूप में पर्याप्त से अधिक हैं। वास्तव में वह उन अभ्यास तकनीकों की गहन समझ के स्तर को लिखने और उन्हें रणवीर परिवार को लौटाने का इरादा रखता था जिन्हें उसने महसूस किया था। भले ही ऐसा करने से रणवीर परिवार को अत्यधिक लाभ होगा, उसने इस मामले पर बहस करने की परवाह नहीं की। अगर वह संबंध तोड़ सकता है तो ये पर्याप्त था। ओह, लीना आश्चर्यचकित थी और उसने पूछा, तुमने कितनी अभ्यास तकनीकों का अभ्यास किया है? उन्नत अभ्यास तकनीकों के लिए जबरदस्त ऊर्जा और प्रयास की आवश्यकता होती है। यदि यह 1 या 2 तकनीकें होती तो यह संभव होता, लेकिन यदि वे कई होती तो क्या वह वास्तव में उन सभी को उन्नत स्तर तक बढ़ा सकता था?
इसमें कितनी ऊर्जा और समय लगेगा? दर्जनों, शायद, वीर ने लापरवाही से कहा। उसने पहले ही पहली तकनीक लिखना शुरू कर दिया था। पत्थर त्वचा 100 परिष्करण, उन्नत संस्करण, स्वर्ण त्वचा 100 परिष्करण। मूल निम्न श्रेणी की तकनीक उसके छठे चरण के शारीरिक शरीर पथ के प्रचार के तहत एक उच्च श्रेणी की तकनीक में विकसित हो गई थी, जो शरीर को धातु के रूप में कठोर बनाने के लिए पर्याप्त मजबूत थी। हालांकि वह दूसरों के समान महागुरु क्षेत्र में था, इन शरीर परिष्करण तकनीकों के माध्यम से वीर का शरीर एक सामान्य महागुरु से 10 गुना अधिक मजबूत था। इसके अलावा वीर ने तकनीक की गहनता लिखी। स्वर्ण त्वचा 100 परिष्करण वज्र। ये तत्काल बाहर निकल सकती थी, शरीर की रक्षात्मक शक्ति को कई गुना बढ़ा सकती थी। यदि केवल थोड़ी देर के लिए इसका प्रभाव अर्धअमर, अविनाशी क्षेत्र, रक्षा माना जा सकता था। यदि वह अविनाशी क्षेत्र तक पहुंच जाता और फिर वज्र गहनता का उपयोग करता, तो रक्षा और भी जबरदस्त होगी। ये गहनता पत्थर त्वचा 100 परिष्करण में शामिल नहीं थी, इसलिए उसने इसे रणवीर परिवार से तकनीकों का उपयोग करने के बारे में अपनी बात तोड़ने पर विचार नहीं किया। जहां तक पत्थर त्वचा 100 परिष्करण और कई अन्य शरीर परिष्करण तकनीकों द्वारा उसके शरीर में लाए गए सुधार की बात थी, वह उन्हें त्याग नहीं सकता था, इसलिए इसके बजाय उसने इस अधिक उदार हावभाव को क्षतिपूर्ति के रूप में इस्तेमाल किया। ओह, जब लीना ने वीर के शब्द सुने, तो वह आश्चर्यचकित थी और रुक गई। उसने वीर के चेहरे को देखा, जो अलाव की रोशनी में गंभीर और संजीदा था, मजाक करते हुए नहीं लग रहा था। वह थोड़ी अचंभित थी। 14 साल की उम्र में उसने देवमानव क्षेत्र तक अभ्यास किया था और दर्जनों तकनीकों में महारत हासिल कर ली थी। वह जितने साल परिवार से दूर रही थी, रणवीर परिवार ने किस तरह का राक्षस पैदा किया था। अचानक लीना का चेहरा बदल गया और उसने अचानक शिविर के बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया। रात के अंधेरे में अंधकार के बादल डोलते हुए लग रहे थे, जैसे जंगलों में छायाएं हिल रही हों। ऐसा लगता है कि वे जानते हैं कि हम पीछे हट गए हैं। लीना की आंखों में हत्या की चमक कौंध गई और उसने अपनी बगल की तलवार की मूठ पकड़ी। वीर ने भी अपना सिर उठाया और लिखना बंद कर दिया। हवा में एक गंदी बदबू आई, राक्षसों की। तुम यहीं रहो, मैं अभी वापस आती हूँ, लीना ने उठकर छाया की ओर बढ़ते हुए कहा। लेकिन वीर का वास्तव में यहाँ इंतजार करने का कोई इरादा नहीं था। उसकी दिव्य आत्मा उसके पीछे से बाहर निकली और उसके दृष्टि में रात दिन की तरह साफ थी। उसने राक्षसों के आंकड़ों को मीलों दूर के जंगलों से शिविर की ओर भागते हुए देखा। छिपी हुई धारा की उफनती लहरें झाड़ियों के माध्यम से और चट्टानों के ऊपर फैल गईं, चुपचाप करीब आ रही थीं। वे संख्या में कम नहीं थे। वीर ने तुरंत अपना कलम और अभ्यास तकनीकों को रिकॉर्ड करने वाले कागजात को अलग रखा, उन्हें रश्मि को सौंपते हुए, मेरे लिए इनका ख्याल रखना। लीना के शब्दों को सुनकर पहले ही पीली पड़ चुकी रश्मि ने घबराकर कहा, युवा स्वामी, क्या आप भी जा रहे हैं? यहीं रुको, फेनिल गुप्त रूप से तुम्हारी निगरानी करेगा। वीर ने पत्तों में लिपटे मांस पर एक नजर डाली, इसके अलावा उसने अभी तक अपना रात का खाना नहीं खाया है। युवती पर मुस्कुराते हुए वीर ने फिर छोटी सफेद लोमड़ी के सिर पर थपथपाया और आगे बढ़ा। जैसे ही वह चला, उसने अपना हाथ हल्का सा उठाया और टूटी हुई छोटी तलवारें चारों ओर से उसकी ओर एकत्रित होने लगीं। उसने अपने हाथ में कम क्षतिग्रस्त तलवारों में से एक को पकड़ा और बाकी उसके आकृति का पीछा करते हुए आगे बढ़ी। लीना, सेना पीछे हट गई है और तुम अभी भी पीछे रुकने की हिम्मत करती हो। क्या तुम अपने सैनिकों के साथ दफन होना चाहती हो? वे सब मेरे पेट में हैं, आओ और उन्हें ले जाओ। शिविर के बाहर एक गरज, जैसे एक बाघ की दहाड़, भड़क उठी, भयंकर खुशी और एक दुष्ट माहौल को प्रकट करती हुई। जाहिर है, उन्हें पकड़ने का मौका इसके लिए एक खुशी का अवसर था। चीहू जुन, चमकीले लाल कवच पहने और 3 फुट की तलवार की धार पकड़े लीना शिविर से बाहर निकली, उसके भव्य चेहरे पर एक बर्फीला संकल्प प्रकट हुआ। तुम पिछली बार बच निकले थे, लेकिन मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हा, क्या तुमने सोचा था कि मैं अकेला आऊंगा? फे पेंग, बाहर आओ और इस लोह महिला से मिलो। अंधेरे से जंजीरों में लिपटे एक विशाल बाघ राक्षस दिखाई दिया, उसके चेहरे पर एक क्रूर अभिव्यक्ति थी। उसकी दहाड़ के साथ रात से अचानक एक काला बादल हमला किया। स्वाइश, आसमान से अनगिनत काले पंख फट पड़े, तीरों की एक वर्षा की तरह लीना पर हमला करते हुए। लीना ने अपने पैर की उंगलियों को हल्का सा थपथपाया और शालीनता से पीछे हट गई, स्टील जैसे काले पंखों से बचते हुए। उसने पहाड़ी जितने बड़े विशाल काले पक्षी को देखा, उसकी आंखों में भी गंभीरता का एक संकेत दिखाई दिया। मारो, चीहू जुन ने दहाड़ लगाई, हमले का आदेश दिया। दूर के जंगल से जमीन हिल गई और अनगिनत राक्षस आगे बढ़े, दर्रे की ओर बढ़ते हुए। दर्रे के सामने केवल एक लाल रंग की महिला की एकल आकृति खड़ी थी, जो एक तलवार पकड़े हुए थी। लीना की आंखें ठंडी और तेज थीं, पीछे हटने का कोई संकेत नहीं दिखा रही थी। उसके चारों ओर की आभा धीरे धीरे बढ़ रही थी, जैसे एक इकट्ठा होता तूफान। स्वाइश, 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 अनगिनत उड़ने वाले पत्थर और जहरीली कोहरा जंगल से तेजी से हमला किया, 15 कोस क्षेत्र के राक्षसों द्वारा संचालित शिविर को ढकते हुए। इसके अलावा कुछ राक्षसी जीव अजीब भेदी चीखें निकालते थे, जिनमें दिव्य आत्मा सदमे होते थे जो लीना पर गूंजते थे। लीना के पीछे एक सुनहरी दिव्य आत्मा दिखाई दी, उसके हाथ मुद्राएं बना रहे थे और एक घंटी के बजने जैसी एक जबरदस्त जप के साथ इसने सभी राक्षस कलाओं को तोड़ दिया। उसी समय दिव्य आत्मा ने अपने हाथ हिलाए, एक हवा का झोंका उठाया जिसने आने वाले जहरीले कोहरे को छितरा दिया। पहले सेना के मौजूद होने पर उसकी रक्षा के बिना ये राक्षस कलाएं अकेले ही सैनिकों के बीच भारी हताहत का कारण बनती।
इन लहर जैसे राक्षसी जीवों की तुलना में लीना का ध्यान हमेशा उन दो महान राक्षसों पर था। जल्द ही राक्षसों का एक भीड़ लुढ़कते हुए काले धुएं की तरह, क्रूर जानवरों की एक ज्वार की तरह आ गई, आकाश और पृथ्वी को ढकते हुए लाल रंग की आकृति को डुबोने के लिए तैयार लग रही थी। लेकिन अचानक एक तलवार की ड्रैगन जैसी गूंज सुनाई दी। 3 फुट की हरी ब्लेड रोशनी के साथ भड़क उठी, एक विशाल तलवार में बदल गई और राक्षसों के बीच जबरदस्त ढंग से वार किया। एक पल में अनगिनत राक्षस शवों को अलग कर दिया गया और फट गए। लेकिन वहां कई राक्षस थे और लीना को जल्दी से घेर लिया गया। उसने लगातार अपनी तलवार घुमाई, उन्हें मारते हुए। उसका शरीर सुनहरी रोशनी विकीर्ण कर रहा था, राक्षसी वस्तुओं के कुछ हमलों को रोकते हुए। अचानक राक्षसों के साथ मिला हुआ एक काला पंख उसकी ओर गोली मार गया। लीना की नजर तेज हुई, हमले के लिए तैयार थी। उसने जोरदार ढंग से अपनी तलवार घुमाई, अंतहीन सागर से रणवीर परिवार की तलवारबाजी का प्रदर्शन करते हुए। नदी को काटना। तलवार का किनारा भारी और जबरदस्त था, जैसे कि वह पृथ्वी को विभाजित कर सके, काले पंख को दो में काटते हुए। साथ ही एक गंदी हवा नीचे उतरी, चीहू जुन करीब आ गया, उसका विशाल शरीर केवल एक पंजे के साथ जो लीना के नाजुक रूप जितना बड़ा था, उसके हथेली में एक बैंगनी चमक और बिजली के साथ धमाका करते हुए मार दिया। लीना ने अपनी तलवार से तेजी से जवाबी हमला किया, लेकिन फिर भी हमले से पीछे हट गई। आकाश में फेपिंग ने अचानक हमला किया, सुनहरी लपटों की एक जेट उगलते हुए, तीरों से तेज, लीना की पीछे हटने की स्थिति को निशाना बनाते हुए। लीना की आंखों में सुनहरी रोशनी की एक चमक चमकी जब उसने एक और अभ्यास तकनीक को निष्पादित किया, टूटकर अलग हो गई। उसकी तलवार की धार से अचानक लपटें निकली, बाहर वार किया और सुनहरी लपटों को छितरा दिया। जैसे ही उसने कार्य किया, अचानक एक तेज सीटी की आवाज उस पर हमला किया, ध्वनि बूम के साथ आक्रमण आया। ये घुमावदार नुकीले दांतों वाला एक दांतेदार राक्षस था जो राक्षसों के झुंड से फट पड़ा था। इस राक्षस को देखकर लीना की पुतलियां हल्की सी फैल गईं, इसे चीहू जुन के बराबर 6 दांत वाले डंक वाले सुअर के रूप में पहचानते हुए, जिसे एक प्राचीन राक्षस राजा का रक्त कहा जाता था। इस समय उसने अंतराल का फायदा उठाया जब उसने अपना कदम बढ़ाया, अचानक सटीक समय के साथ अपनी शक्ति को जारी किया। लीना की आंखों में एक उग्र रोशनी चमकी जब उसके पूरे शरीर में रक्त क्यूई उमड़ गया। उसने अपनी दूसरी मुट्ठी को एक मुक्का के साथ घुमाया जो अजेय शक्ति के साथ फट पड़ा। यह आधा कदम अजेय मुट्ठी थी। हालांकि उसने इसे पूर्ण नहीं किया था, आखिरकार वह शिखर कदम केवल उस पुराने गुरु द्वारा ही समझा जा सकता था। ऐसा नहीं था कि उसने उसे सिखाने से मना कर दिया था, लेकिन वह इसका सार प्रदर्शित नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह महागुरु अभ्यास तकनीक कुछ ऐसी नहीं थी जिसे उसने खुद समझा हो। एक धमाका के साथ उसका शरीर पीछे उड़ गया, उसकी मुट्ठी नकार दी गई। आखिरकार वह एक केंद्रित हमले का जल्दबाजी में जवाब दे रही थी और अब उसके रक्त क्यूई में अशांति के साथ उसे मामूली चोटें आई थीं। चीहू जुन और फेपिंग ने जल्दी से अपना हमला दबाया, लीना को सांस लेने का कोई मौका नहीं दिया। लीना अब और पीछे नहीं हट सकती थी और उसने अक्षय शक्ति को जारी किया। उसने पहले ही 3 अमर क्षेत्रों के तीसरे चरण, अक्षय क्षेत्र में कदम रख दिया था। इस समय अक्षय शक्ति उमड़ गई, उसके सभी रक्त क्यूई को दबा दिया गया और असीम भयंकर शक्ति उसके भीतर से बाहर निकली। उसकी अभिव्यक्ति बर्फीली ठंडी हो गई, ये जानकर कि उन्होंने फेपिंग को जानबूझकर प्रकट होने दिया ताकि उसे यह सोचने के लिए लुभाया जा सके कि वे अकेले आ रहे थे, जबकि वास्तविकता में वे इस सुअर राक्षस को भी लाए थे। स्वाइश! अचानक हवा को भेदी की एक आवाज ने पीछे से हमला किया। लीना की अभिव्यक्ति बदल गई, ये सोचते हुए कि यह एक घात था। उसने जल्दी से पीछे देखा, केवल थोड़ा चौंकने के लिए। उसने कई उड़ने वाली तलवारों को उसकी ओर तेजी से बढ़ते हुए देखा, 2 हमलावर महान राक्षसों को निशाना बनाते हुए, जिन्हें उन्होंने अपने पंजे के एक झटका के साथ आसानी से नष्ट कर दिया। ये उड़ने वाली तलवारें अपूर्ण होने के कारण महान राक्षसों की शक्ति का सामना नहीं कर सकी, भले ही वे कठिन कीमती धातु से बनी थीं। क्या और भी हैं? 3 महान राक्षसों ने जल्दी से अपनी नजर पीछे की ओर घुमाई। चीहू जुन की अभिव्यक्ति क्रूर हो गई, वहां वास्तव में एक और बच्चा है, देवमानव क्षेत्र। मौत की तलाश में उन सभी ने एक युवक को हाथ में तलवार लिए अकेले करीब आते देखा। मेरे लिए सभी तंबू पलट दो। चीहू जुन ने गुस्से में दहाड़ लगाई ताकि दूसरों को छिपाने और चालें खेलने से रोका जा सके। राक्षस सभी दिशाओं से शिविर में उमड़ पड़े, सीमा पर किसी भी युद्ध ध्वज को फाड़ते और नष्ट करते हुए, कोई परवाह नहीं करते हुए। कुछ तंबू तत्काल फाड़ दिए गए और ढहा दिए गए। लीना ने देखा कि यह घात नहीं था, बल्कि वीर उसकी मदद के लिए आ रहा था। उसकी अभिव्यक्ति बदल गई जब उसने गुस्से में चिल्लाया, पीछे हटो। उसे 3 समान रैंक वाले महान राक्षसों पर अपना सारा ध्यान केंद्रित करना पड़ा, वीर की चिंता करने का कोई समय नहीं था। ठीक है, तुम अपना काम करो, वीर ने शांति से कहा। लीना तत्काल गुस्से में आ गई, लेकिन फिर उसे हीरालाल छाया में छिपा हुआ याद आया, उसके वहां होने पर वीर खतरे में नहीं होगा जब तक कि कई अमर उसे विशेष रूप से निशाना न बनाएं। तत्काल उसने अपना ध्यान एकत्रित किया और पहले चीहू जुन पर आक्रमण किया। इस बीच राक्षसों के समूह के भीतर कई शक्तिशाली और राक्षसी आकृतियां अचानक दूर उड़ गईं, वीर की ओर भागते हुए। सांप जैसी राक्षसी आभा अपने शरीर के चारों ओर कुंडलाकार एक राक्षस ने अपना आकार एक काली पोशाक में एक गोरी चमड़ी वाली सुंदरता में बदल दिया, वीर को लुभाते हुए देखते हुए। छोटे भाई, तुम इतने अच्छे महकते हो, लेकिन तुम बदबू करते हो। हालांकि वीर ने कहा। काली पोशाक में आकर्षक महिला मुस्कुराने का प्रबंधन नहीं कर सकी, जबकि बगल से हंसी भड़क उठी।
एक विशाल ऊबड़ खाबड़ आदमी वीर की ओर बढ़ा। मैं पहला होऊंगा जिसका स्वाद लेना है। उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा रिस गई। उसके पीछे एक विशाल वानर की छाया बनाती हुई एक पहाड़ की तरह ऊंची। वीर ने लीना पर एक नजर डाली और कुछ नहीं कहा। उसकी नजर शांत हो गई इससे पहले कि अचानक उसके शरीर के भीतर की ऊर्जा को जारी कर दिया। उसके पूरे शरीर में प्रमुख धमनियों ने हिंसक रूप से धड़कना शुरू कर दिया और उसकी यिन और यांग दोहरी नाड़ी एक पल में खुल गई। एक कदम के साथ पूरे शिविर की जमीन कांपती और थरथराती हुई प्रतीत हुई। क्या? वीर की ओर चलने वाले भयंकर आदमी ने तत्काल अपनी अभिव्यक्ति बदल दी। उसके चेहरे पर घबराहट दिखाई दी। यह क्या है? वीर पहले ही एक अचानक हमले के लिए दौड़ चुका था। उसकी आंखें सितारों की तरह ठंडी थीं और एक पल में वह आदमी के सामने था, आधे आगे बढ़ते हुए और एक मुक्का बाहर धकेलते हुए। मुक्का की दहाड़ युद्ध के मैदान पर सभी हवा को बुझाती हुई प्रतीत हुई। फिर एक विस्फोटक रोता हुआ मुक्का आया, जबरदस्त ढंग से बाहर मार दिया गया। भयंकर आदमी भयभीत था। उसका शरीर अचानक सूज गया। काले, मोटे और घने फर हर जगह से रिश्ते हुए जब उसने अपना सच्चा रूप प्रकट करने की कोशिश की। अपने हथेलियों को वीर की ओर थपथपाते हुए और दहाड़ते हुए, एक साथ हमला करो, वह सामान्य नहीं है। एक धमाका के साथ हथेलियां टूट गईं और फट गईं, मांस और रक्त छलक गया, जिसके बाद विशाल भयंकर शरीर को तत्काल भेदा गया। एक अजय जैसा मुक्का शरीर के माध्यम से टूट गया, एक विशाल छेद छोड़ते हुए। इस देवमानव क्षेत्र महान वानर राक्षस को वीर के एक मुक्का से मारे जाने से पहले अपना सच्चा रूप प्रकट करने का मौका भी नहीं मिला था। काली पोशाक में आकर्षक महिला की मंत्रमुग्ध कर देने वाली मुस्कान तत्काल जम गई, फिर उसकी पुतलियां सर्प आंखों में सिकुड़ गईं। शेष महान राक्षसों ने भी रंग बदल दिया, क्योंकि एक राक्षस हवा अचानक उठ गई। सभी ने अपना सच्चा शरीर दिखाया, अब और छिपाने की हिम्मत नहीं की। ये बच्चा किस तरह का जीव है? एक राक्षस के पास वाला शरीर। लानत है, चलो बल में शामिल होकर उसे मार दें। कई राक्षस अब सभी भयंकर अभिव्यक्ति प्रकट करते हुए लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की और सभी एक साथ वीर पर आक्रमण किया। काली पोशाक में आकर्षक महिला एक हरी स्केल वाली विषकन्या में बदल गई, हरी स्केल के बीच जहरीली कोहरा उत्सर्जित करते हुए, एक मछली की बदबू के साथ वीर की ओर बहते हुए। एक और राक्षस, एक कई आंखों वाला विशाल हिरण, उसके सिर से एक इंद्रधनुषी दिव्य प्रकाश गोली मार गया, एक चमकदार उड़ने वाली तलवार में बदल गया जो वीर पर वार कर रहा था। एक बैंगनी आंखों वाला पागल बैल राक्षस, अपने सींगों के भीतर एक रक्त लाल आंख एकत्रित किया, वीर की आकृति को प्रतिबिंबित करते हुए, जैसे कि यह किसी प्रकार की विशेष राक्षस कला थी। कई राक्षसों के हमलों का सामना करते हुए वीर ने उन्हें हल्के में नहीं लिया। उसकी आंखों में ठंडक का एक निशान दिखाई दिया। उसके हाथ ने टूटी हुई तलवार की धार के साथ हिंसक ढंग से एक तलवार की हुई बाहर वार किया। हवा में सुगंधित पंखुड़ियां जमीन पर गिरती हुई प्रतीत हुईं और फिर रक्त लाल बीज में खिल गईं, मंजूसाका को जन्म देते हुए। बिखरी हुई पंखुड़ियों के बीच अचानक एक विशाल और नुकीली तलवार की हुई बाहर वार किया। एक पल में वीर और 3 विशाल राक्षसों के बीच की दूरी कट गई। तलवार की हुई एक चमक में पहुंच गई। रक्त की 3 धारियां छलक गईं और एक धमक के साथ कई आंखों वाले विशाल हिरण का भव्य सिर गिर गया, अचानक कट गया। साथ ही बहते हुए तलवार क्यूई के तहत हरी स्केल वाली विषकन्या की कमर 2 में कट गई। बैंगनी आंखों वाले पागल बैल राक्षस की कमर सफाई से खुल गई, एक गहरा घाव छोड़ते हुए। हालांकि क्योंकि तलवार क्यूई ने लगातार 2 महान राक्षसों के माध्यम से काटा था, जब तक कि यह इस तक पहुंचा, गति थोड़ी कमजोर हो गई थी, उसके शरीर के माध्यम से काटने में असमर्थ। फिर भी 3 महान राक्षसों की पहले से उभरती हुई भयानक उपस्थिति तत्काल भंग हो गई और ढह गई। हरी स्केल वाली विषकन्या के शरीर के 2 हिस्सों ने हिंसक ढंग से ऐंठन और उलट पलट की, उसकी पीड़ा और भय की चीखें वीर पर केंद्रित थीं। कई आंखों वाले विशाल हिरण के शरीर से एक खंडित दिव्य आत्मा बाहर भागी, दूर भागने की कोशिश कर रही थी। लेकिन एक पंखुड़ी गिर गई, एक चमक में तलवार क्यूई में बदल गई, उसकी दिव्य आत्मा को मिटा दिया। ये देवमानव क्षेत्र नहीं है। भागो, हम इसके खिलाफ नहीं टिके रह सकते। हरी स्केल वाली विषकन्या का सिर और पूंछ अलग अलग भय में भागना शुरू कर दिया, दूर पीछे हटते हुए। बैंगनी आंखों वाले पागल बैल राक्षस के अंग बाहर फिसल गए, लेकिन उसने जल्दबाजी में सामग्री नियंत्रण की अपनी शक्ति का उपयोग करके उन्हें अपने पेट में धकेल दिया। उसकी आंखें रक्तपिपासु पागलपन से डर और दर्द में बदल गईं और वह भागने के लिए मुड़ा। एक तलवार के साथ 3 राक्षसों को मार गिराने के बाद वीर ने उन्हें भागने का प्रयास करते देखा और उन्हें आसानी से जाने नहीं दिया, जल्दी से उनका पीछा किया। हालांकि उसकी आंदोलन तकनीक तेज नहीं थी, केवल दूसरे चरण पर थी। लेकिन उसके पास अभी भी एक कौशल बिंदु बचा था। अतीत में रणवीर हवेली के भीतर वीर को एक आंदोलन तकनीक की कोई आवश्यकता नहीं थी, लेकिन सीमांत दर्रे पर राक्षसों से लड़ते हुए आंदोलन तकनीक का महत्व स्पष्ट हो गया। बिना किसी झिझक के वीर ने तत्काल बिंदु को आवंटित करने का फैसला किया। जल्द ही उसकी आंदोलन तकनीक तीसरे चरण तक उन्नत हो गई। जानकारी का एक बार उसके दिमाग में दौड़ गया और उसी समय उसकी बाई फैंगक्सिंग आंदोलन तकनीक शिखर से अपने सच्चे रूप में प्रगति हुई। एक कदम के साथ वीर की आकृति संघनन पंखों से घिरी हुई प्रतीत हुई, उसकी गति में जोड़ते हुए। तो दोस्तों, ये था आज का सफ़र जेएस नॉवल वर्ल्ड के साथ, जहां हर कहानी में होता है ट्विस्ट और थोड़ी सी मस्ती। अगर आपको मज़ा आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक बने रहिए जेएस नॉवल वर्ल्ड की अद्भुत दुनिया के साथ।